Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the orientation class of UK taxation. उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, let me introduce myself. My name is Mohammad Waqas. I'm a professional chartered accountant, ACCA member, and I've been in this industry for last 7.5 years. तो हमारा कोर्स यूके टैक्सेशन के रिलेटेड होगा, जिसमें हम इंशाल्लाह जो यूके टैक्सेशन है उसके रूल्स लॉज वगैरह उनको भी डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट भी उसका लाजमी देखेंगे, क्योंकि बात अगर नॉलेज बेस की, तो ज़ाहिर नॉलेज तो आप बुक्स वगैरह से भी ले सकते हैं, लेकिन मेन जो स्टूडेंट्स का भी कंसर्न होता है और हमारा भी जो मोटिव है कि आपको हम यूके टैक्सेशन और यूके इंडस्ट्री जो है वो हम प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से बताएं, क्योंकि नॉलेज में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड नॉलेज आप बहुत ज़्यादा भी ग्रैब कर लेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है कि नॉलेज के साथ-साथ जो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है वो इन अ राइट डायरेक्शन हमारा हो। हमारा जो मेन जो पॉइंट होगा वो होगा कि जो इंडस्ट्री में जो चीज़ें कॉमनली यूज़्ड हो रही होती हैं, जो जिस तरह की टैक्सेशन, जिस तरह की चीज़ें आपको कॉमन लाइफ़ में देखने को मिलती हैं, जिनकी प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं इम्प्लीकेशन ज़्यादा है, उनकी तरफ हमारा ज़्यादा रुझान होगा। तो इंशाल्लाह हमारा आज डेमोन्स्ट्रेशन है, मैं आप लोग को इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा गाइड करूँगा, एंड देन ऑब्वियसली अपने बारे में भी, एंड देन हमारा जो कोर्स प्लान है, हम क्या-क्या चीज़ें कवर करेंगे, कैसे-कैसे करेंगे, कौन-कौन से सेक्शंस हम कवर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड किया जाएगा उस चीज़ पर। और एट द एंड इंशाल्लाह आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उनको तसल्ली से आंसर भी किया जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा-सा हमारे एक कोर्स के बारे में बता दूँ कि हम इसमें मेनली देखेंगे क्या चीज़, और ऑब्वियसली मैं एंड में जो आपसे क्वेश्चन आंसर करूँगा, उसमें मैं आप लोग से एक्सपेक्ट ये करूँगा कि आप लोग इस कोर्स से क्या चीज़ एक्सपेक्ट करें, कि आप लोगों को क्या चीज़ दिखाई जाए, पढ़ाई जाए या प्रैक्टिस करवाई जाए, जो कि ऑब्वियसली हम प्रीवियसली तकरीबन साल 1 से ये कर रहे हैं। ये कोर्स चला, तो हमें बेहतर आइडिया कि भई क्या-क्या चीज़ें हमें आपको बतानी है, और ऑब्वियसली मैं पिछले साढ़े 7-8 साल तकरीबन हो गए इस इंडस्ट्री में मुझे। तो आई नो कि कौन-सी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल लाइफ़ में ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो ऑब्वियसली मेरा फ़ोकस उनकी तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। उसपे हम जो भी उसकी लॉज़ है, रूल्स है, उसके नोट्स भी इंशाल्लाह मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा। एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस भी हम करेंगे, और आप लोग को इंशाल्लाह मैं मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा कि आप लोग भी उस पे प्रैक्टिस कर सकें। और इंशाल्लाह हमारा अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, जिसमें आप लोग की जो भी क्वेरीज़ होंगी, उसको हम डिस्कस भी करेंगे, किसका कोई भी क्वेश्चन होगा, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आई कैन गारंटी यू कि आपको, मैं अपनी ज़ात की बात करूँ, आपको मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि यार असिस्टेंस ना मिले या कुछ। ये नहीं, ड्यूरिंग द कोर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उसके बाद भी आई विल बी ऑलवेज़ देयर फॉर यू। लेकिन मकसद ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ें हम क्लास में करें, तो वो चीज़ें अगर आप लोग अच्छे से उनको समझें, सीखें और उन पे प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह बहुत कम चांसेस है कि आप लोग को क्यूरीज़ रहेंगी। एंड वन मोर थिंग, आई एम ऑलवेज़ ओपन टू योर क्वेश्चंस, एंड आपकी जिस तरह की भी क्वेश्चंस हो, सिनेरियोज़ होते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर्स, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। नॉट राइट नाउ क्योंकि आज डेमोन्स्ट्रेशन है। आज मैं फ़िलहाल आप लोग के क्वेश्चन आंसर होंगे, लेकिन ऑब्वियसली पहले मैं आप लोग को सारी चीज़ें गाइड कर लूँ, सारी चीज़ समझा लूँ, देन उसके बाद ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम लाज़मी आएँगे। जब तक आप लोग के क्वेरीज़ नहीं कवर होंगी, आपके जो क्वेश्चन्स हैं वो नहीं कवर होंगे, इंशाल्लाह हम क्लास एंड नहीं करेंगे। तो इस चीज़ से आप लोग बेफ़िक्र रहें। एंड प्लीज़ सॉरी टू से दैट काइंडली ड्यूरिंग द लेक्चर आप लोग अपना माइक एंड म्यूट रखेंगे, एंड अगर किसी को कोई क्वेश्चन होता है, तो हमारे पास ज़ूम में आपको नीचे एक रेज़ हैंड का ऑप्शन नज़र आता है, तो आप उसको यूज़ कर सकेंगे, एंड ऑब्वियसली मेरे पास शो होते हैं, देन आई विल कॉल योर नेम और आप अपने क्वेश्चन फिर पूछ सकेंगे। बट फॉर नाउ हम इंशाल्लाह पहले आपको ज़रा बताते हैं कि भई इस कोर्स में हमने करना क्या-क्या है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ़ में ज़्यादा सामने आने को मिलेंगी। एंड ऑब्वियसली इस कोर्स को लेने का एक मेन पर्पज़
to have some earning from the UK industry as well. तो obviously मेरा जो फोकस होगा वो उस उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहेगा कि यार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में आपको इजीली और फ्रीक्वेंटली मिलती हैं जॉब्स के हवाले से। वेदर आप अगर किसी फर्म में जॉब करते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं या आप यूके में जाते हैं, जो इंडस्ट्री में नॉर्मली अकाउंटेंसी रिलेटेड जो चीज़ें दरकार होती हैं, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा। अच्छा, अ, हम आते हैं थोड़ा सा अपने कोर्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह में शुरू में दिल में पड़ी लेकिन माजर। अच्छा जी, आपको हम थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के बारे में गाइड कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के वन ऑफ टॉप इंस्टीट्यूट्स में है, जो वर्चुअल वर्चुअल भी और फिजिकल भी डिफरेंट टैक्सेशन टैक्सेशन के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड नाउ वी हैव थ्री मेन ऑफिसेज। वन इज इन कराची, वन इज इन लाहौर एंड वन इज इन इस्लामाबाद। मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। तो इफ यू गाइस वांट टू विजिट आवर ऑफिस, यू गाइस आर मोर मोर देन वेलकम। आप कभी विजिट कर सकते हैं अगर आप कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से। एंड ऑब्वियसली आपको हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट भी अवेलेबल होगी। हमारे पास एडमिन स्टाफ है। दे आर ऑलवेज देयर टू हैव योर क्यूरीज एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बिलीव मी, आई रियली रिस्पेक्ट देम बिकॉज मुझे आज तक कंप्लेन नहीं हुई उनसे। तो आपको किसी किस्म का कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन हिट देयर व्हाट्सएप। तनवीर भाई हैं, आमिर साहब हैं, दे आर रियली नाइस गाय। अच्छा, देखिए प्यारे भाई, हमारे जो कोर्स का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑब्जेक्ट दो तीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, कि पाकिस्तान में रहते हो, आई बिलीव मेजोरिटी ऑफ जो है ना, बल्कि शायद सारे ही ऐसे होंगे जिन्होंने पाकिस्तान से ही एजुकेशन की होगी। किसी ने बीए, एमबीए, बीबीए, किसी ने सीए किया होगा या कर रहा होगा। तो मेजोरिटी हम पाकिस्तानी कल्चर से ज़्यादा वाकिफ होते हैं। अगर हमने लॉ भी पढ़ा हुआ है तो पाकिस्तानी पढ़ा हुआ है, टैक्सेशन अगर हमने पढ़ी हुई है तो भी हमने नॉर्मली पाकिस्तानी पढ़ी हुई है। तो हम ये एक अच्छा, मेरे लिहाज से एक बहुत अच्छा इन्होंने इंस्टीट्यूट का इनिशिएटिव है कि आपको यहाँ बैठे ही पाकिस्तान में ही आपको किसी यूके प्रोफेशनल की मदद से आपको यूके नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है कि भाई यूके टैक्सेशन कैसे होता है और क्या क्या चीजें प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलती है। और आजकल अगर आप पाकिस्तान में देखें, यार मैं आपको अगर रियलिस्टिकली बताऊं तो मैंने जब यूके इंडस्ट्री में स्टार्ट की, मेरी पहली जॉब बाय द वे यूके इंडस्ट्री में मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम 2015-16 से मैंने स्टार्ट किया था। तो उस वक्त मैं चूंकि इस्लामाबाद में होता हूँ, तो इस्लामाबाद में उस वक्त टोटल तीन के चार ऐसी फर्म्स थी जो कि यूके के लिए काम करती थी। अब हमारे यहाँ होता कैसे है कि हमारा मेन ऑफिस नॉर्मली यूके में होता है और काम सारा हम यहाँ से करते हैं। चाहे वो यूके के अकाउंट्स प्रिपरेशन हो, यूके के अकाउंट सबमिशन हो। यूके के अकाउंट से मुराद है कि यूके में जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, वो जब ईयर एंड उनका होता है, साल पूरा होता है, तो जाहिर बात है जिस तरह हम पाकिस्तान में एसएससीपी को अपने अकाउंट सबमिट करते हैं और अपनी टैक्स रिटर्न जो होती है एफबीआर को सबमिट करते हैं, सेम इसी तरह ही यूके में भी जब कंपनी होती है वो अपने अकाउंट्स एसएससी सॉरी कंपनीज हाउस को सबमिट करती है, वहां पे जो रेगुलेटरी बॉडी है, और जो टैक्स रिटर्न होती है कंपनी की, वो एचएमआरसी को सबमिट की जाती है। अच्छा, आप लोग इससे बेफिक्र रहिए, एचएमआरसी और कंपनीज हाउस आप लोग को रट जाएगा क्योंकि हर जगह यही आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह आप पाकिस्तान में अगर देखें तो जितना भी लॉ है, मतलब इस तरह टैक्स टैक्स के रिलेटेड जितनी भी लॉज वगैरह हैं, वो सारे एफबीआर जो है ना पाकिस्तान में वो डील करती है। इस तरह यूके में जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है HMRC, हिज मेजेस्टी ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम्स, ये उसकी एब्रिविएशन है। अच्छा, मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि भाई हमारी ये यूके की इंडस्ट्री यहाँ पे काम कैसे करती है। अब हम इसको अपनी अगर कहें तो बदकिस्मती कह सकते हैं कि यहाँ पे, मतलब अगर मैं अपनी पर्सनल ज़ात के लिहाज से कहूँ तो मुझे तो फ़ायदा है कि भाई मैं पाकिस्तान में बैठ के यूके का काम कर रहा हूँ और एक अच्छी हैंडसम सैलरी भी ले रहा होता हूँ, और मैं फ्रीलांस वगैरह वर्क वगैरह इस तरह की चीज़ें भी हमारी हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग परफेक्टली वेल।
लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से तो देखूँ तो थोड़ा-सा अलार्मिंग इस वजह से होता है क्योंकि अब पाकिस्तान में मेन काम कराने का मकसद यूके फर्म्स का ये होता है क्योंकि उनको सस्ता मिल जाता है काम। या मतलब वहाँ पे अगर एक अ, वहाँ पे तो ज़ाहिर बात है फिक्स रेट होता है ना मतलब मिनिमम वेज भी जो है ना, मेरे ख़्याल में इस साल की जो है ना वो है 10.39 पाउंड्स पर आवर मिनिमम वेज है। तो उतनी सैलरी अगर पाकिस्तान में जो है ना वो 2 बंदों जो प्रोफ़ेशनल जो प्रॉपर क्वालिफ़ाइड बंदे होते हैं, थोड़ा बहुत उनके 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसमें 2-3 बंदे आ जाते हैं। वहाँ पे यूके में अगर उन्होंने हायर करना होगा बंदा, तो बिल्कुल फ्रेश बंदा जो होगा ना, उसको जितनी सैलरी देंगे ना, यहाँ पे उसमें 2-3 अच्छे खासे क्वालिफ़ाइड और 2-4 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे उनको मिल जाते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी करेंसी अनफॉर्चुनेटली बहुत ड्रास्टिकली नीचे आई है। एज़ कम्पेयर टू पाउंड्स तो उनको ये हो जाता है कि उनको सस्ते में काम उनका हो जाता है और हम पाकिस्तानियों का भला ये हो जाता है कि हमें अगर नॉर्मली देखा जाए तो मार्केट से एक अच्छी हैंडसम सैलरी और रेवेन्यू हमारा जनरेट हो जाता है। तो मेन हमारा इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि भई यहाँ बैठ के पाकिस्तान में बजाए इसके आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो एसीसीए से वाबस्ता हैं। तो हम चूँकि मैं खुद ही एसीसी हूँ, तो हमने यूके टैक्सेशन और यूके लॉ पढ़ा होता है, लेकिन 90% जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा होता, जो कि बाकी इंडस्ट्रीज़ या क्वालिफ़िकेशंस हैं, अगर किसी ने बीबीए किया, एमबीए किया हुआ, आईसीएमए वगैरह, इस तरह के डिफरेंट क्वालिफ़िकेशंस अगर किसी ने की हुई हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली पाकिस्तानी टैक्सेशन पढ़ाया जाता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारा कि यहाँ पे बैठे-बिठाए आपको यूके टैक्सेशन के बारे में आपको नॉलेज भी मिल जाती है, आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ दिखाई भी जाती है आपको, आपसे असाइनमेंट भी कराई जाती है, डेमोंस्ट्रेट भी किया जाता है। इवन मैं आप लोग को बाकायदा टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कैसे होती है, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, अकाउंट्स रिपोर्ट्स कैसे बनती है, कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न कैसे बनती है, जिस तरह जो कंपनीज़ की टैक्स रिटर्न्स होती हैं, तो मैं बाकायदा आप लोग को सॉफ्टवेयर्स वगैरह बता दूँगा। हम खुद ही भी उसपे प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, आप लोग भी उसपे आईडी वगैरह अपनी बना लेंगे और मैं आप लोग को मटेरियल प्रोवाइड करूँगा जो आप यूज़ कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। उस चीज़ का आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। सेकंडली मेजॉरिटी अब अगर मुझे इन्होंने हायर किया तो ऑब्वियसली इसीलिए ही हायर किया कि इंडस्ट्री रिलेटेड बंदा ही हो। ऑब्वियसली मैं पिछले साढ़े 7-8 साल होने वाले तकरीबन मुझे, मैं इस इंडस्ट्री से लिंक्ड हूँ। तो आई नो कि यूके में क्या चलता है, यूके का काम कैसे होता है, यूके की टैक्स रिटर्न्स कैसे होती है। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के यूके के क्लाइंट्स अगर लेट्स आप में से काफ़ी होंगे जो फाइवर, अपवर्क वगैरह यूज़ कर रहे होंगे। तो यूके में आपको किस तरह के क्लाइंट्स आपको देखने को मिलते हैं? भई वो सोल ट्रेडर हैं, पार्टनरशिप होती है, इंडिविजुअल है, सैलरीड पर्सन है, कंपनीज़ वाले हैं, वैट रजिस्टर्ड बिज़नेसेस हैं, कंपनीज़ हैं। डिफरेंट टाइप के आपके पास क्लाइंट आते हैं, डिफरेंट किस्म की उनको सर्विसेज़ चाहिए होती है, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। मैं अगर आपको सीधे अल्फ़ाज़ में समझा दूँ तो इंशाल्लाह हम इस कोर्स में एक इंडिविजुअल को टैक्सेशन के लिए रजिस्टर करने से लेकर उसकी टैक्स रिटर्न एचएमआरसी को सबमिट करने तक ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और उसके बाद एक कंपनी को बनाने से लेकर उस कंपनी के अकाउंट्स बनाना, उसको सबमिट करना, उनके अकाउंट्स की कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न बनाना, उसको सबमिट करना, ये सारी चीज़ें इस बीच में जितना भी सब कुछ आएगा ना, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और सिर्फ नॉलेज वाइज़ नहीं, प्रैक्टिस वाइज़ प्रैक्टिकली हम उन चीज़ों को देखेंगे। रियल डेटा आपके पास होगा जो कि यूके का ही होगा, यूके के बैंक स्टेटमेंट, यूके के बिल्स, सेल्स, क्लाइंट्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी। तो ये नहीं होगा कि मैं आपको इमेजिनरी कि हाँ, चलो हमारी सेल्स ये थी, फ्ला-ढिमका मैं खुद से आपको नहीं, मैं आपको प्रॉपर रियल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, वही उन्हीं से ही आपको कराऊँगा। अच्छा। और इंशाल्लाह आप लोग के पास आफ्टर एंडिंग द कोर्स आप लोग को हम एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे जो कि ऑब्वियसली लाइक ऐड ऑन टू योर सीवी भी है एंड योर जो डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशनल उसके लिए भी एक है और सेकंडली यार फ़ायदा ये भी हो जाता है अब देखिए माशाल्लाह हमारे साथ क्लास में राइट नाउ 30 लोग अवेलेबल हैं तो इसमें ये होता है कि हमारी आपस में भी बॉन्डिंग बन जाती है। मैं मेरे साथ भी आप लोग का कॉन्टैक्ट रहता है और आपस में आप लोगों को
एक दूसरे से नो हाउ हो जाती है। तो अब मेरे साथ, अगर प्रीवियसली आप प्रीवियस बैचेस में मेरे पास ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स रहे हैं, जो बाकायदा किसी की यूके में फर्म उन्होंने ओपन की हुई है, कोई फ्रीलांस कर रहा है, किसी की अपनी कंपनीज़ हैं, तो डिफरेंट लोगों से आपका एक कनेक्शन बन जाता है। तो कोई चीज़ बंदे को क्लियर करनी होती है, तो ज़ाहिर बात है जिस तरह क्लासमेट्स होते हैं, तो एक-दूसरे से डिस्कशंस चलती रहती हैं। तो एक अच्छा ये हो जाता है कि आपकी डिफरेंट लोगों के साथ एक रीच बन जाती है। अब आई डोंट नो, आप में से कोई कराची बैठा हो, कोई लाहौर, कोई पिंडी, कोई इस्लामाबाद, कोई पेशावर, कोई क्वेटा, कोई कहाँ बैठा होगा। तो एक दूर-दराज़ इलाकों से भी एक आपकी अच्छी एक लिंकेज बन जाएगी लोगों से। अच्छा, दीज़ आर द कोर्सेज़ आवर इंस्टीट्यूट इज़ ऑफरिंग। हमारे इंस्टीट्यूट में यूएस टैक्सेशन कोर्स भी प्रोवाइड किया जाता है, जिस तरह हम अभी आप लोग यूके कोर्स में बैठे हुए हैं, यूके टैक्सेशन के लिए यूएस टैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड माशाल्लाह बेहतरीन ट्रेनर है, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ। यूएई टैक्सेशन, जो कि आजकल बड़ा बूम पे भी है एक किस्म का, क्योंकि नया-नया टैक्सेशन उन्होंने लागू किया कंपनीज़ के लिए। तो वो भी अ, एक अच्छी ऑप्शन है। कैनेडियन टैक्सेशन भी करते हैं, यूके टैक्सेशन जहाँ आप अभी विराजमान हैं। पाकिस्तानी टैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड की जाती है। डेटा एनालिसिस, क्विकबुक एंड ज़ीरो, जो हमारे पास मेन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी पर्सनल सजेशन की वजह से इन्होंने ये कोर्स इंक्लूड किया। क्योंकि अगर आप चाहे यूएस देख ले, कनाडा देख लो, मेजॉरिटी अगर मैं आपको यूके का बताऊँ, क्योंकि मेरे रेलेवेंस यूके से ज़्यादा है, तो यूके में चाहे वो अगर कोई इंडिविजुअल है, जिसका कोई अपना बिज़नेस है या कोई कंपनी है, तो आउट ऑफ 100, 90 कंपनीज़ आपको ऐसे मिलेंगी जो कि या तो क्विकबुक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या वो ज़ीरो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, अपनी बुक कीपिंग के लिए। डेली रूटीन में जो सेल्स परचेज़ेज़ वगैरह हो रही होती है, उनका रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो है ना, वो 90% एटलीस्ट इन 2 सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। बाकी भी हैं सॉफ्टवेयर्स, लेकिन उनकी रेशो बहुत कम है। मतलब फ्री एजेंट हो गया, केपीएम हो गया, सेज हो गया, इस तरह के काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो भी यूज़ होता है, लेकिन उनकी रेशो बहुत कम है। लेकिन एटलीस्ट 90% मैं आपको ये श्योरिटी कर दे सकता हूँ कि या तो वो क्लाइंट ज़ीरो इस्तेमाल कर रहा होगा, ज़ीरो सॉफ्टवेयर, या वो क्विक बुक्स यूज़ कर रहा होगा। अच्छा, सैप का भी हम कोर्स ऑफर करते हैं ना, एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन भी। थोड़ा-सा ये अपने बारे में था, खैर वो तो मैंने आपको खुद ही सारा बता दिया। अच्छा, हमारा कोर्स राउंड अबाउट तकरीबन 2 महीने का हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर हो जाता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, क्योंकि मेरे मेरे पास ऐसे क्लासेस आती हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि अब मैं अगर आपको बताऊँ, मेरी कल क्लास में हालाँकि 1.5 घंटा क्लास होती है मेरी, तकरीबन आधा घंटा एक स्टूडेंट के क्वेश्चंस पे लग गया था, आधा घंटा। उसने एक सिनेरियो कहीं से उसको, उसका कोई क्लाइंट उसको मिला था, तो वो सिनेरियो डिस्कस करने के लिए बैठ गया ना, तो उसमें उसने बड़े क्वेश्चंस पूछे, तो तकरीबन आधा घंटा लगा। तो लेकिन देखो, मेन मकसद, देखो प्यारे भाई, बात ये है ना कि आप लोग अगर इधर बैठे हुए हैं ना, तो यू हैव पेड फॉर इट। आप लोग ने अपना टाइम यहाँ पे निकाले हो, तो और मेरी भी ये ज़िम्मेदारी है कि जब तक आप लोग को तसल्ली नहीं होगी, तो मतलब फ़ायदा फिर नहीं है ना। तो ऐसा भी हुआ है कि मैं खैर ये मेरे ख़्याल में मेरे इंस्टीट्यूट वालों को भी नहीं पता होगा, लेकिन एक स्टूडेंट के साथ मैं तकरीबन 3 दिन एक्स्ट्रा भी बैठा हूँ इंडिविजुअली। बिकॉज़ उसको थोड़े से कंसर्न्स थे, उनको उसको चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, तो इंस्टीट्यूट को नहीं पता उस चीज़ का, मैं पर्सनली उसके साथ बैठा हूँ। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग को कोर्स से रिलेटेड कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, हमारी क्लासेस जो होंगी वो हफ़्ते में 2 दिन होंगी, और आई एम सॉरी, अनफॉर्च्यूनेटली मैंने डेज़ अपडेट नहीं किए। आप लोग की वेडनेसडे और थर्सडे ही क्लास होगी। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने डेज़ जो है ना गलत लिखे हुए हैं। आप लोग की क्लासेस जो है ना वेडनेसडे एंड थर्सडे को होंगी हर हफ़्ते। अच्छा जी। अच्छा प्यारे भाई, देखिए, अगर मैं आपको इस कोर्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज़ में आपको ब्रेक डाउन कर दूँगा। एक होता है एक इंडिविजुअल, एक होता है कंपनीज़, ठीक है? तीसरी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। एक इंडिविजुअल इंसान जो है, वो किस-किस तरह के काम कर सकता है, क्योंकि देखो टैक्सेशन जो है ना, वो लगती है आपकी इनकम पर।
आपकी जो इनकम होती है, उस पे एक सर्टेन पोर्शन जो होता है, वो गवर्नमेंट आपसे एज़ अ टैक्स कलेक्ट करती है। अब अगर आप देखिए पाकिस्तान में, अगर मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैं जॉब भी कर रहा हूँ। मैं एक यूके अकाउंटेंसी फ़र्म के साथ एज़ अ पार्टनर भी हूँ। मैं हमारे एक पुराने कोलीग थे, वो यूके में हैं, उनकी अपनी फ़र्म है। अपने क्लाइंट्स हैं, तो मैं उन वो काम भी साथ-साथ देख रहा होता हूँ। एक समय पहले कंसल्टेंसी बिज़नेस वो भी मेरा अपना पर्सनल साथ चल रहा होता है। अच्छा एंड उसके अलावा कोई जो अदर सोर्सेज़ ऑफ इनकम भी कुछ है मेरी। तो ये सारी इनकम्स जो मैं जनरेट कर रहा होता हूँ ऑब्वियसली उसमें मुझसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट एफबीआर मुझसे टैक्स कलेक्ट करती है, तो मैं हर साल उसपे टैक्स जो है ना वो गवर्नमेंट को जमा कराता हूँ। एंड सेम इसी तरह ही अगर किसी बंदे की पाकिस्तान में कंपनी है तो उसका जब साल पूरा होता है, उसके अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, उसको जितना भी प्रॉफ़िट हुआ होता है, उस पे एक प्रॉफ़िट पे एक सर्टेन अमाउंट जो होती है ना, उस पे टैक्स अप्लाई होता है जो कि एफबीआर को जमा होता है। तो यूके में भी ऐसी कोई अनोखी चीज़ नहीं है, होती यही चीज़ें हैं। होता कैसे है, अब यूके में आपके पास मल्टीपल 2 किस्म के आपको मेजर क्लाइंट देखने को मिलेंगे। या तो वो इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल से मुराद होगा कि एक सिंगल बंदा जो कि कंपनी नहीं होगी, और एक तरह का क्लाइंट आपको मिलेगा जो कंपनी होगी, ठीक है? अब इंडिविजुअल की जो टैक्सेस होते हैं, ज़ाहिर बात है वो अप्लाई होते हैं, किस चीज़ पे अप्लाई होती हैं? जो-जो उसकी सोर्सेज़ ऑफ इनकम होती हैं, ठीक है? अगर मैं आपको थोड़े से सोर्सेज़ ऑफ इनकम बता दूँ, अगर मैं आपको डिटेल में बता दूँ कि इंडिविजुअल की क्या-क्या सोर्सेज़ ऑफ इनकम होती है जिसको हम देखते हैं। देखें, या तो अगर एक इंडिविजुअल है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी ज़ाहिर बात है या तो एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी, जॉब करता होगा, उसको सैलरी मिलती होगी और उस सैलरी की बेस पर उसको टैक्स देना होता है, ठीक है? सेम इस तरह जिस तरह हम पाकिस्तान में होते हैं, आप में से काफ़ी मेजॉरिटी लोग जो ऐसे होंगे जो कि जॉब कर रहे होंगे और आपसे टैक्स पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि आपसे पहले से टैक्स कट रहा होता है। यूके में भी ऐसा होता है कि आपसे एडवांस में ही टैक्स कट रहा होता है सैलरी से ही। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, मतलब यूके का जो जिस तरह पाकिस्तान का फाइनेंशियल जो टैक्सेशन ईयर एंड है, वो जुलाई से लेके जून तक होता है। इस तरह यूके का जो टैक्स ईयर होता है, वो होता है 6 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 5 अप्रैल तक, ठीक है? ये फाइनेंशियल टैक्स ईयर उसको कहते हैं हम। अब इस टैक्स ईयर के दौरान आपकी जितनी भी इनकम होती है, उस पे एक सर्टेन परसेंटेज अप्लाई होती है। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो उसके डिफरेंट स्लैब्स हैं, 20% भी है, 40% भी है एंड जो मैक्सिमम है वो 45% आप पे टैक्स लगता है। तो अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, आप जॉब कर रहे हैं, तो पूरे साल में आपने जितनी आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम आई होगी, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट का टैक्स अप्लाई होगा, जो कि हमने एचएमआरसी को, मतलब यूके की जो एफबीआर है, उसको हमने रिपोर्ट करना होता है अपने टैक्स रिटर्न में और वो हमने जमा कराना होता है, और जितना टैक्स बना होता है, वो हमने एचएमआरसी को, जो कि यूके की रेगुलेटरी बॉडी है, सर पाकिस्तान में एफबीआर है, यूके में एचएमआरसी है, तो हमने एचएमआरसी को वो पे भी करना होता है। अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट इनकम तो हो गई है। एम्प्लॉयमेंट इनकम के साथ अक्सर एक और चीज़ भी लिंक होती है, वो होती है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। बेनिफिट अगर मैं आपको नॉर्मल एग्ज़ाम्पल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको कोई जॉब के साथ आपको कोई एक अलाउंस भी मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर होता है ना, फ्यूल अलाउंस मिल रहा होता है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा होता है, या कोई मेडिकल अलाउंस मिल रहा होता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, तो ये अलाउंसेस जो होते हैं ना, ये भी एक्चुअली टैक्सेबल होते हैं। अब अगर आप लेट्स से यूके में आप जॉब कर रहे हैं और आपको लेट्स से कंपनी ने गाड़ी दी हुई है चलाने के लिए, तो वो गाड़ी जो आपको दी हुई है, उसकी मॉनेटरी टर्म कैलकुलेट की जाती है, जो कि हम करेंगे, और उसके ऊपर आपका साल का जितनी भी वैल्यू बनती है, उस पे भी आपको टैक्स देना होता है। इसी तरह अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही है, तो वो भी टैक्सेबल बेनिफिट है। तो मेडिकल इंश्योरेंस आपने जितना क्लेम किया होगा पूरे साल में, तो वो एक टैक्सेबल बेनिफिट आपका होता है और उसके ऊपर भी टैक्स अप्लाई होता है। अच्छा, थर्ड नंबर जो ये मैंने आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत सामने लिखी हुई है कि इस तरह ये सोर्सेज़ ऑफ इनकम होती हैं। जिस तरह अगर आपको पाकिस्तान में नज़र आते हैं कि प्रॉपर्टीज़ का बड़ा क्या कहते हैं माहौल गर्म होता है हमेशा।
अगर आप आसपास देखें दुनिया जान के प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं और जी ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, रह रहे हैं, तो ये सारी चीजें यूके में भी चलती रहती हैं। तो अगर लेट्स से आपकी यूके में कोई प्रॉपर्टी है और वो आपने किराए पे दी हुई है और उससे आपको हर महीने रेंट आ रहा है, तो वो भी आपकी इनकम होती है और उस इनकम पे भी आपको टैक्स देना होता है। भाई टैक्स जो है ना, अच्छा खासा आपको हर जगह देना होता है। पाकिस्तान में फिर भी बहुत ये कम है। यूके में अच्छा खासा है, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए जो है ना, तो जो बेसिक टैक्स रेट है ना वो 20% है। और फिर उसके बाद डायरेक्ट जो नेक्स्ट स्लैब है वो 40% है। और उसके बाद जो एडिशनल टैक्स रेट बैंड है वो 45% है। तो मतलब अगर मैं आपको सीधी सीधी जुबान में बताऊं, अगर आप सालाना यूके में आपकी इनकम, बेशक आपकी सारी इनकम, आपकी जॉब के पैसे मिला के, आपकी रेंटल इनकम मिला के, आपका अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस है उसका प्रॉफिट मिला के, अगर 1.5 लाख पाउंड से आपके ऊपर जाता है ना, 1,50,000 पाउंड से ऊपर, तो 1,50,000 पाउंड से ऊपर वाली इनकम पे 45% टैक्स लगता है। मतलब आधो आधा, आधे अपने लिए कमाओगे, आधी जो है ना गवर्नमेंट के लिए कमाओगे। तो अच्छा खासा चूसते हैं बंदे को। अच्छा, नेक्स्ट, देखिए जहाँ तक सोर्सेज ऑफ इनकम है ना भाईजान, यूके में कोई वो नहीं बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं ना, कोई एलियंस नहीं है, आप मेरे जैसे इंसान है जो आम रोजी रोटी के लिए आप कारोबार कर रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं। यूके में भी लोग उस तरह ही कर रहे होते हैं, या तो बंदा कोई नौकरी कर रहा होता है, या उसकी कोई प्रॉपर्टी होती है वो किराए पे दी होती है, ठीक है। या फिर क्या होता है, कोई छोटा मोटा अपना कारोबार कर रहा होता है। कारोबार से यहाँ पे मेरी मुराद है इंडिविजुअल बिजनेस, कंपनी नहीं। इंडिविजुअल बिजनेस से क्या मुराद है, जैसे अगर आप पाकिस्तान में देखें, चाहे वो रेडी वाला है वो भी सोल ट्रेडर है, या उसको आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी कह सकते हो। किसी की अगर कोई दुकान है, किसी को कंसल्टेंसी बिजनेस है, किसी ने कोई क्या कहते हैं छोटा मोटा कैफे बनाया हुआ है, रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, लेकिन अगर वो एज अ कंपनी नहीं रजिस्टर्ड, तो वो सारी की सारी जो बिजनेसेस हैं वो सोल ट्रेडर हम उसको कहते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं, ठीक है। आप आसपास देख ले, लोग हजार तरह के कारोबार हैं। आप बाजार में जाए तो आपको दुकानें नजर आएंगी, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई फ्रूट्स बेच रहा है, कोई सब्जियां बेच रहा है, कोई बच्चों के खाने पीने की टॉफियां बेच रहा है, मतलब हजार तरह के, और ये सारे सोल ट्रेडर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और इनका भी आप सालाना जो भी उसको प्रॉफिट होगा उस पे गवर्नमेंट को आपने टैक्स पे करना होता है। अच्छा, फिर थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट में चला जाऊं, अगर आपको अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको काफ़ी रिलीफ्स भी मिलते हैं। काफ़ी ऐसी आपकी इनकम्स होती है जो एग्जाम्प्ट भी होती हैं। अगर आपको नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, फ्यूचर ईयर्स की इनकम में यूज कर सकते हैं, या अपने प्रीवियस ईयर की इनकम, जो मतलब प्रीवियस ईयर की आपने जो टैक्स रिटर्न जमा कराई होगी, उसमें भी आप वो लॉस जो है ना एडजस्ट करा सकते हो और आपको रिफंड बन सकता है। तो लॉस की एडजस्टमेंट्स होती हैं, रिलीफ्स होते हैं काफ़ी सारी, और टैक्स प्लानिंग भी काफ़ी सारी इन्वॉल्व होती है बीच में। उसके बाद हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो सोल ट्रेडर बिजनेस है, उसमें एक मेन टॉपिक आता है कैपिटल अलाउंसेस। इसको डिटेल में अभी बताने से बेहतर है मैं आपको जस्ट इतना बता देता हूँ कि आई बिलीव आप में से काफ़ी लोग जो है ना अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से होंगे, मतलब बी कॉम, एम बीबीए, एमबीए, एसीसीए, सीए, आईसीएमए, इस फील्ड से होंगे। तो डेप्रिसिएशन से आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे कि डेप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है। तो एक्चुअली होता ये है कि डेप्रिसिएशन जो है ना, वो टैक्स वाले जो एचएमआरसी है वो कहते हैं हम डेप्रिसिएशन नहीं मानते, उसकी जगह हम आपको कैपिटल अलाउंसेस देते हैं। अब डेप्रिसिएशन जो होती है ना, वो नॉर्मली हमारे जो फिक्स एसेट होते हैं या नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जो कि हमारे प्लांट एंड मशीनरी वगैरह ये चीज़ें जो हमारे बिजनेस में होती हैं, उसकी कॉस्ट को एलोकेशन हम हर साल करते हैं, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो वो डेप्रिसिएशन जो होती है ना, वो अगर आपने अपने अकाउंट्स में की हुई है, तो टैक्स वाला कहता है भाई हम डेप्रिसिएशन नहीं मानते हैं। हाँ, अलबत्ता एक टैक्स डेप्रिसिएशन है, मतलब जिसको ये लोग कैपिटल अलाउंसेस बोलते हैं, वो भी डेप्रिसिएशन की तरह ही चीज़ है, लेकिन वो उसको ये लोग कैपिटल अलाउंसेस कहते हैं। तो वो ये एक बड़े मजे का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होता है, तो इसको भी इंशाल्लाह हम बड़े डिटेल में देखेंगे। सेकेंडली हम पार्टनरशिप की तरफ भी जाएंगे। पार्टनरशिप से आई बिलीव आप लोग काफ़ी लोग वाकिफ होंगे कि पार्टनरशिप होती क्या चीज़ है। मतलब दो दो या दो से ज़्यादा लोग अगर मिलके कोई कारोबार करते हैं,
तो उसको हम नॉर्मली पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है? तो अगर सर आपकी कोई पार्टनरशिप है, आप कोई बिज़नेस चला रहे हैं 2-3 बंदे मिलकर, तो पार्टनरशिप से जो इनकम आती है, उस पे किस तरह टैक्स अप्लाई होता है? वो जो प्रॉफ़िट आता है, वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है? क्या पार्टनरशिप की अलग से टैक्स रिटर्न बनती है? कैसे होता है? क्या-क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं? क्या उसके रूल्स हैं? क्या रेगुलेशंस हैं? ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकंडली इंशाल्लाह मैं आप लोग को अपने नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा जिसमें यूके टैक्सेशन का पूरा कोर्स जो है ना वो अवेलेबल है। सिर्फ ये नहीं कि जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सिर्फ वो चीज़ें, उसके अलावा बाकी भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा ट्रेडिंग लॉसेस एंड इम्प्लीकेशन ये पहले भी ज़िक्र हमने ऊपर कर लिया है कि अगर आपको पार्टनरशिप लॉस हो जाए या आपको बिज़नेस में लॉस हो जाता है, तो उस लॉस से क्या हम कोई फ़ायदा उठा सकते हैं या बस लॉस हो गया तो जनाब ल मतलब वो कहते हैं ना कि मुनाफ़े के टाइम में गो अगर फ़ायदा होता है तो गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स दो, अगर लॉस हुए फिर कहती है जी, आपका बिज़नेस है तो लॉस तो आपको हुआ है। तो क्या अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो क्या उससे भी हमें कोई फ़ायदा हो सकता है या नहीं? कोई टैक्स रिलीफ़ हमें मिल सकता है या नहीं? तो है, इस तरह की भी चीज़ें हैं 4-5 किस्म के रिलीफ़्स अब हमें मिलते हैं, तो इंशाल्लाह उनको भी हम अच्छे से देखेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है पेंशन। भाईजान बुड्ढे होके भी आपको जो है ना यूके टैक्स वाले नहीं छोड़ेंगे, एचएमआरसी नहीं छोड़ेगी। अगर बुड्ढे भी हो जाओगे ना, तब भी वो कहेंगे कि भाईजान जो पेंशन आपको मिल रही है ना, उस पे भी हमें टैक्स दो। तो अच्छा बाय द वे यूके में जो पेंशनेबल एज है ना, 55 ईयर्स अबव एज जो होती है ना, वो पेंशनेबल एज कहलाई जाती है। तो आपको स्टेट पेंशन भी मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी पेंशन मिलती है और अगर आपने कोई प्राइवेट पेंशन अपने लिए बनाई हुई है ना प्राइवेट पेंशन प्रोवाइडर यूके में काफ़ी है ना। अक्सर लोग ऐसे होते हैं ड्यूरिंग देयर जॉब या ड्यूरिंग देयर लाइफ वो क्या करते हैं हर महीने थोड़े-थोड़े पैसे उसमें जमा कराते रहते हैं तो जो पेंशनेबल एज पे आ जाते हैं तो उनको हर महीने पेंशन मिलती है और एक लम सम अमाउंट भी बन बन जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट पेंशन भी आती है। तो अगर आपकी पेंशन इनकम होती है तो वो अगर आपको मिल रही तो प्यारे भाई, उसपे भी आपको टैक्स देना होता है। और ये सारी चीज़ें जो है ना चूँकि हम देख रहे हैं पर्सनल टैक्स को, तो पर्सनल टैक्स से मुराद है कि एक वो इंसान कि उसकी किस-किस तरह की इनकम्स हो सकती हैं, हम सारे एस्पेक्ट देखते हैं। अच्छा हमारा ये चीज़ कोर्स करने का तरीका-कार ये होता है कि मैं आपके सामने एक सॉफ्टवेयर है, उसका मैं फ्री डेमो आपको लिए लेके देता हूँ, जिसमें हम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हैं, जो कि प्रॉपर हम रियल लाइफ में प्रिपेयर करते हैं, जिस तरह अपने फॉर्म्स वगैरह में और वो फिर हम एचएमआरसी को सबमिट करते हैं पाकिस्तान से बैठ के। अच्छा, मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर हम यूके के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या कोई वीपीएन वगैरह इस्तेमाल करते हैं कुछ? मैंने ज़िंदगी में आज तक यूके का काम करने के लिए कभी वीपीएन यूज़ नहीं किया, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन है। हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कोई भी कि जो ऑफ़लाइन से हमारा डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर कि आपको इंस्टॉल करना है सीडी या यूएसबी से, ऐसा नहीं होता। सारे गूगल पे जाओगे सारे सॉफ्टवेयर वहीं पड़े होते हैं। उनकी फ्री डेमोज़ वगैरह भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं, तो इस तरह मेरे पास भी एक सॉफ्टवेयर है। तो मैं स्पेशली आप लोग के सामने मैं चूँकि वो बनाता हूँ, उसके लॉगिन बनाता हूँ, टैक्स रिटर्न उसकी प्रिपेयर करता हूँ। आप लोग के सामने इसलिए करता हूँ, ताकि आप लोग भी जब फ्री हों और रिवाइज़ कर रहे हों चीज़ें, तो आप लोग भी अपने लिए वो डेमो बनाएँ। और आप लोगों के पास मटेरियल तो वैसे भी हो कि मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँ, तो आप लोग खुद ही भी उस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे कि हाँ, अच्छा टैक्स रिटर्न अगर हम बना रहे हैं, तो कैसे बनाते हैं? ज़ाहिर-सी बात है पहले मैं आपको बताऊँगा। हम करते क्या हैं हमने प्रोफ़ाइल वगैरह बना लेते हैं, एक इंडिविजुअल को बीच में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मोहम्मद वकास, मैं अपनी इनकम अपनी प्रोफ़ाइल बना दी, उसमें जनाब मैं पहले डालता हूँ सैलरी इनकम डालता हूँ कि जनाब मेरी सैलरी है। हाँ, सैलरी पे ये टैक्स बन रहा है। फिर उसके बाद मैं एक दूसरी सोर्स ऑफ इनकम बीच में डाल देता हूँ। मतलब जैसे-जैसे हम एम्प्लॉयमेंट इनकम पहले कवर कर लेंगे ना, तब पहले टैक्स रिटर्न में सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट इनकम डालेंगे। हाँ, एम्प्लॉयमेंट इनकम हमने डाल दी, हमारे टैक्स रिटर्न पे एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई है। अच्छा, उसके बाद हम जब रेंटल प्रॉपर्टी की तरफ आएँगे, रेंटल प्रॉपर्टी जब हम कवर करेंगे ना और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो फिर हम अपनी उसी टैक्स रिटर्न में जाके अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी डाल देंगे कि भई रेंटल इनकम भी आ रही है। तो मेरी टैक्स रिटर्न साथ-साथ बनती रहेगी। पहले एम्प्लॉयमेंट इनकम डाली थी, फिर रेंटल इनकम डाल दूँगा, उसके बाद इस तरह सोल ट्रेड इनकम भी बीच में डाल दूँगा। तो हम जितने टॉपिक करते जाएँगे, वो सारी इनकम जो है ना अपनी एक ही टैक्स रिटर्न में डालते जाएँगे और हमारी एक फुल फ्लेश टैक्स रिटर्न साथ बनती रहेगी और वो सारा आप लोग देखते रहेंगे और आप लोगों ने भी चूँकि अपने लिए वो सॉफ्टवेयर पे आईडी बनाई होगी, तो आप लोग भी उसमें देख सकते हो। फिर आप बेशक खुद ही उस सॉफ्टवेयर में लगे रहें, खेलते रहें। कोई इनकम बढ़ाए, कोई ज़्यादा करे,
फिर देखे कि भाई क्या होता है, अगर इसको मैं बढ़ा तो फिर क्या होता है, ये इसको कम कर तो फिर क्या होता है। अब चूंकि सॉफ्टवेयर स्मार्ट बहुत होते हैं, वो जो होते हैं ना सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, मैं आपको सारे इंशाल्लाह बताऊंगा सॉफ्टवेयर्स। तो वो सॉफ्टवेयर्स एक्चुअली जो HMRC है, यूके की जो रेगुलेटरी बॉडी है, उससे ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो जो होता है ना टैक्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली खुद ही कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले मैं आपको मैन्युअली कैलकुलेट कर देता हूँ। एक्सेल शीट पे हम लगे होते हैं, जनाब हाँ ये इनकम, इस पे ये टैक्स अप्लाई होगा, ऐसे ऐसे होगा, इसका ये रूल है। हम पहले सारा कुछ खुद ही करेंगे। उसके बाद जब हमें तसल्ली हो जाए कि हाँ जी हमने ठीक कर लिया, उसके बाद हम जाके सॉफ्टवेयर पे वो चीज करेंगे। हम सॉफ्टवेयर पे फिर जब वो इनकम डालेंगे, वो सारी चीजें डालेंगे, फिर देखेंगे कि सॉफ्टवेयर उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करता है। जब सॉफ्टवेयर उस पर टैक्स कैलकुलेट करेगा, फिर हम सॉफ्टवेयर को अपनी वर्किंग के साथ मैच करेंगे कि भैया हमने सही किया या नहीं, एवी खुद से लगे हुए थे। ठीक है। तो चूंकि सॉफ्टवेयर वो ऑथेंटिक है, वो HMRC से अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर है, तो वो उसमें सारी चीजें पहले से इनबिल्ड होती हैं। तो हमने खुद को चेक करें कि भजन हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या हमने ठीक भी किए हैं या नहीं, जो कि इंशाल्लाह 100% ठीक ही की होंगी हमने। लेकिन एक्सेल पे कराने का मेन मकसद ये होता है कि यार सॉफ्टवेयर एक चीज कैलकुलेट कर रहा है, उसके बैकएंड पे यार कोई मैकेनिज्म तो होगा ना, कोई रूल अप्लाई हो रहा होगा, कोई टैक्स रेट अप्लाई हो रहा होगा, कोई लॉ होगा, कोई एग्जाम्पशन होगी, कोई रिलीफ होगा। तो वो चीजें जो सॉफ्टवेयर कर रहे हैं वो एक्चुअली होता कैसे है, कौन सी इनकम पे किस तरह से टैक्स अप्लाई होता है, रिलीफ अगर कोई आपको मिल रहा है वो कैसे मिलता है, किस चीज पे मिलता है, क्या कंडीशंस होती है उसकी। तो सारी पहले हम मैनुअली करेंगे एक्सेल पे, आपके सामने सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेट होंगी। देन हम उसको ले जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। भाई सॉफ्टवेयर हमें पता है कि भाईजान ये चीज हमने जो की है, प्रैक्टिस की है, क्या वो सॉफ्टवेयर भी उसी तरह ही करेंगे या नहीं हम गलत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये चीजें हम सारी देखेंगे। अच्छा जी, पेंशन के बाद हमारे पास ये एक बहुत बड़ा दर्द-सर होता है अगर आप यूके में रहते हैं। बल्कि यार पाकिस्तान में भी होता है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी से हर महीने टैक्स जो कट रहा होता है ना, तो यूके में जो है ना वो उसे नेशनल इंश्योरेंस टैक्स बोलते हैं। ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन उसका प्रॉपर नाम है, NIC शॉर्ट फॉर्म में उसे बोलते हैं। तो जो आपकी सैलरी होती है, तो सैलरी के ऊपर आपसे जो टैक्स डिडक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं नेशनल इंश्योरेंस टैक्स। कितने किस्म के टैक्सेस होते हैं, किस किस तरह के टैक्सेस होते हैं, और किस तरह वो टैक्सेस आप पे लगते हैं, उनकी डिडक्शंस कैसे होती हैं, सारी चीजें हम कवर करेंगे। एंड मैं जो हूँ ना, मैंने आप लोग के लिए एक नई चीज भी रखी हुई है, वो मैं आप लोग को बाद में बताऊं, जो कि मुझे नहीं लगता इवन जो इंस्टीट्यूट है ना उनको भी नहीं पता कि भाई मैं ये चीज भी आप लोग को बताऊंगा उसमें। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई और भी इस तरह के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, एटलीस्ट वो आपको ये चीज नहीं करा रहा होगा। मैं आपको एक्चुअली पेरोल भी रन करा के दूंगा कि भाई पेरोल कैसे रन होता है यूके में। मैंने प्रॉपर सॉफ्टवेयर एक परचेज किया हुआ है, और उस पर मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई पेरोल एक्चुअली कैसे बनता है यूके में। यूके में पेरोल बनाने भी एक बहुत बड़ी गेम है। मतलब उसके लिए हमेशा एक, जितनी भी पाकिस्तान में फर्म्स है ना, या यूके में जितनी भी फर्म्स है, वहाँ पे पेरोल के एक स्पेशलाइज्ड बंदा बैठा होता है कि हर महीने के पेरोल कैसे प्रिपेयर होता है, उस पे जो टैक्सेस अप्लाई होते हैं वो कैसे होते हैं, फिर वो पे स्लिप्स जो होती है ना हर महीने HMRC को सबमिट की जाती हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको इंशाल्लाह वो भी डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। और टेंशन ना ले, वो सॉफ्टवेयर मैं आप लोग को भी बताऊंगा, आप लोग भी अपने पास वो डाउनलोड करेंगे। उस पे भी आप खुद ही आईडी बनाएंगे, उसमें आप कंपनी ऐड करेंगे, उसमें उसकी एम्प्लॉयज ऐड करेंगे, उसकी मंथली वेजेस वगैरह डालेंगे, पेरोल रन होगा, उसकी पे स्लिप बनेगी, फिर वो HMRC को कैसे सबमिट होता है, ईच एंड एवरीथिंग पहले मैं आपको करके बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल होगे कि आप खुद ही भी कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं कैपिटल गेन टैक्स। यार वो बंदा हैरान हो जाता है, यार बंदा उधर बस शुक्र है सांस लेने पे टैक्स नहीं है, बाकी यार एक चीज पे टैक्स है। अच्छा, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? यार भाई अगर आपके पास कोई घर है, गाड़ी है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई शेयर्स वगैरह परचेज किए हुए हैं, और आप वो बेचते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान में भी देखते हैं ना, लोग कहते हैं ना प्लाट खरीद लेते हैं, फिर 2-3 साल बाद उसको बेच देते हैं, उसको प्रॉफिट हो जाता है। अब यार भाई जो प्रॉफिट आपको हुआ है ना उस पे भी आपको टैक्स देना होता है यूके में। पाकिस्तान में होता है नहीं होता, आई बिलीव होता है, लेकिन मैं चूंकि पाकिस्तान का टैक्स मुझे इतना अच्छा नहीं आता है, उतना ही आता है हस्ब जरूरत ही आता है।
ये तो मुझे ज़रूरत है, लेकिन मैं पाकिस्तानी टैक्स स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो आई डोंट नो पाकिस्तान में उसके क्या रूल्स और रेगुलेशन, बट यूके में मुझे बहुत अच्छे से पता है कैसे टैक्स अप्लाई होता है। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी होती है, वो आप बेचते हैं, तो उस पे क्या कैसे टैक्स अप्लाई होता है। उसके टैक्स रेट्स भी डिफरेंट है, उस पर टैक्स भी डिफरेंट तरीके से अप्लाई होता है। अ, अगर आपने मल्टीपल एसेट्स इस तरह बेचे हैं किसी एक टैक्स ईयर में, तो मल्टीपल एसेट्स पे किस तरह टैक्स अप्लाई होता है। अगर आपको लॉस हुआ है, ज़रूरी नहीं अगर आपने घर खरीदा था, वो आपने बेचा है, ज़रूरी नहीं आपको हमेशा प्रॉफ़िट हो, लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स रिटर्न में उसको कैसे शो कराओगे? ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और हम ओवरसीज़ एस्पेक्ट भी देखेंगे। कि अगर एक बंदा ओवरसीज़ है और उसकी यूके में कोई एसेट्स है, कोई प्रॉपर्टी है या कुछ है, अगर उसको वो बेचता है और उसको उसको कैपिटल गेन होता है, तो भाईजान क्या उसको यूके में टैक्स देना होगा या नहीं? अगर देना है तो क्या सिनेरियो होगा? कितने परसेंट देना होगा? सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें हम कवर करेंगे। आखिर में जो मैं कहा ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स, जो मैंने आपको पहले एक बात कही ना कि एक बंदे को जिस तरह पाकिस्तान में होता है एफबीआर पे खुद को एज़ अ टैक्स रजिस्टर करते हैं इंडिविजुअल को, उसका यूटीआर सॉरी मैं यूटीआर कह रहा हूँ, यूके में पाकिस्तान में जो होता है एनटीएन नंबर, नेशनल टैक्सेशन नंबर जो होता है, उससे बनाने से लेकर एक बंदे की टैक्स रिटर्न जमा कराने तक, इसके बीच में जितना कुछ भी होता है ना, वो सारा कुछ हम देखेंगे, करेंगे, इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे भी वो। ठीक है? और उस दौरान ये जो हमने लिखा है कि इनकम टैक्स, जिस तरह मैंने पहले भी आपको ज़िक्र किया कि हम जितनी भी सोर्सेज़ ऑफ इनकम होती है जो कि मेजॉरिटी आपको देखने को मिलती है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेट्स से अगर आप कोई जॉब करते हैं या फ्रीलांस करते हैं, आपके पास डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स आते हैं, तो उसमें 95% आपके पास जिस तरह की सोर्सेज़ ऑफ इनकम आएँगी ना क्लाइंट्स की, तो ज़ाहिर बात है यार मैं साढ़े 7-8 साल से ये चीज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आपको किस तरह के लोग टकरेंगे, ठीक है? उनकी किस-किस तरह की सोर्सेज़ ऑफ इनकम होंगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह वो सारी की सारी हम कवर करेंगे। हम हर एक सोर्स ऑफ इनकम को पढ़ेंगे, उसके बारे में क्या गाइडलाइंस है, उसमें क्या-क्या रिलीफ़्स आपको अवेलेबल है, उस पे क्या-क्या चीज़ें टैक्सेबल हैं, उस पे कैसे कैसा-कैसा टैक्स लगता है, कितने किस्म का टैक्स लगता है, कितने परसेंट टैक्स लगता है, ये सारी चीज़ें हम मैनुअली भी करेंगे, एक्सेल पे पहले मैं मैनुअली आपको करवाऊँगा और फिर उसको हम सॉफ्टवेयर पे भी ट्राई करेंगे, जो एक प्रॉपर टैक्स रिटर्न बनेगी, जो कि एचएमआरसी की टैक्स रिटर्न होती है, जो कि एचएमआरसी को सबमिट हो की जाती है यूके में, वो हम बनाएँगे। अच्छा, कह रहे भाई ये तो हमने देख लिया एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से कि अगर एक इंडिविजुअल है यूके में, उसके कितनी किस्म की सोर्सेज़ ऑफ इनकम होंगी और उस पे कैसे-कैसे टैक्स अप्लाई होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने ऊपर देख ली हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, हमारे कोर्स के जो मैंने मेनली 4 कैटेगरीज़ में अपने इस कोर्स को डिवाइड किया होता है, जिसमें अगर मैं आपसे कहूँ ना तो 50% आपका कोर्स ये है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना, वो आपको ज़्यादातर कंपनीज़ में भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर हमने यहाँ देखा ना, अगर आप एक कोई बिज़नेस कर रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है आपकी, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कंपनी में फ़र्क क्या होता है? सिर्फ़ एक ही फ़र्क होता है कि कंपनी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होती है, ठीक है? गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड होता है और जो दूसरा आम बिज़नेस होता है, उसके गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन बिज़नेस नेचर तो सेम है। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि जनाब मैंने बिरयानी के ठेले लगाए हुए, ठीक है? और मेरे साथ दूसरे एक साहब हैं, साद नवाज़ साहब, उन्होंने भी एक बिरयानी का एक काउंटर लगाया हुआ है, लेकिन उन्होंने उस बिरयानी अपने काउंटर के बिज़नेस को एज़ अ कंपनी रजिस्टर किया हुआ है। अब काम हम दोनों सेम ही कर रहे हैं, दोनों बिरयानी ही बेच रहे हैं, लेकिन मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और साथ-साथ की जो है ना वो कंपनी है, लेकिन बिज़नेस हमारा सेम है। तो इस वजह से जो मैं आप लोगों को पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूल्स, रेगुलेशन, टैक्सेशन, ईच एंड एवरीथिंग सारा जो चीज़ समझाऊँगा, उसमें काफ़ी सारे रूल्स, रेगुलेशन, ट्रीटमेंट्स वो आपको कंपनीज़ में भी तकरीबन 50 टू 60% सेम देखने को मिलेंगी। और कंपनीज़ को मैं सेकंड नंबर पे मैं इस वजह से करवाता हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रिपीट हमारी हो रही होती है, जो हमने प्रीवियसली इंडिविजुअल के टैक्सेस में देखी होती हैं। तो फ़ायदा क्या होता है कंपनीज़ को सेकंड नंबर पे रखने का? कि एक तो जो रूल्स हम ऑलरेडी पढ़े होते हैं, कंपनीज़ को जब हम डील कर रहे होते हैं, आपको वो याद होती है कि हाँ, इंडिविजुअल में ऐसी चीज़ थी। और सेकंड फ़ायदा क्या होता है कि वो आपको मैं दोबारा रिवाइज़ भी करवा देता हूँ, कि देखना इंडिविजुअल में याद है, इंडिविजुअल में वो ये चीज़ ऐसे थी, लेकिन कंपनीज़ में ऐसी है।
काफ़ी रूल्स ऐसे भी होते हैं कि जो इंडिविजुअल में डिफरेंट होते हैं, कंपनीज़ के लिए डिफरेंट होते हैं। तो आपको फ़र्क भी पता लग जाता है। मैं आपको दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ कि देखो याद है इंडिविजुअल में ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये ऐसे होती थी। लेकिन कंपनीज़ में ऐसे नहीं, ये ऐसे होती है। तो आपका प्रीवियस इंडिविजुअल भी रिवाइज़ हो जाता है और साथ-साथ कंपनीज़ का भी आप देख लेते हो और आपको दोनों में डिफरेंस भी पता लग जाता है। आपके पास कंपैरिज़न की चीज़ आ जाती है, तो भूलता नहीं है बंदा से नॉर्मली। अच्छा, प्यारे भाई कंपनीज़ में हम क्या चीज़ देखते हैं? जिस तरह मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि कंपनीज़ में हम देखेंगे कि कंपनी बनती कैसे है, यहाँ से लेकर कंपनी बंद कैसे होती है, वहाँ तक हम सारी चीज़ें देखेंगे। इस दौरान जो कुछ होगा ना, सारा हम देखेंगे। कंपनी बनती है, कंपनी की डिटेल्स एक नॉर्मल बंदे को कहाँ अवेलेबल होती है। आई डोंट नो पाकिस्तान में ये चीज़ है या नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की यूके में एक अपनी वेबसाइट है, जहाँ पे यूके में आज तक फ्रॉम डे फर्स्ट से लेके आज की तारीख तक जितनी कंपनीज़ बनी हैं, जितनी बंद हुई हैं, जितनी अभी एक्टिव हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। यहाँ तक कि उन्होंने जो अकाउंट्स सबमिट किए होते हैं ना, हर साल, वो भी पड़े होते हैं। ठीक है? हमारी एक वेबसाइट होती है जिसे हम बोलते हैं कंपनीज़ हाउस बीटा। अगर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा भी दूँ, आप लिखते हैं कंपनीज़ हाउस बीटा, ये हमारे पास आता है। अच्छा, मैं आप लोग को एक गूगल से एक चीज़ याद आ गई। आपको यूके टैक्सेशन से रिलेटेड या यूके की कंपनी हाउस के रिलेटेड, जिस तरह यूके में पाकिस्तान में एसएससीपी है ना, यूके में कंपनीज हाउस है। तो आपको अगर कंपनीज हाउस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या यूके की गवर्नमेंट एचएमआरसी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप गूगल से कैसे ले सकते हो? उसका बड़ा मजे कि इन्होंने एक वो पेज बनाए हुए अपने ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट के अपने हैं। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो gov.uk, ये गवर्नमेंट की अपने ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़, हर एक रूल, हर एक लॉ अवेलेबल होता है। आपने सिंपल करना क्या होता है, आपको जैसे कोई भी है ना, जैसे एम्प्लॉयमेंट इनकम आपको देखनी है। आप एम्प्लॉयमेंट इनकम लिखो गूगल में और आगे साथ लिख लो एज़ पर यूके या आगे साथ लिख लो एज़ पर एचएमआरसी। ठीक है? तो आपके पास पहली-पहली वेबसाइट जो है ना, ये gov.uk वाली आएगी, जो कि प्रेफरेबली आपने सबसे पहले इस वेबसाइट को देखना है कि यहाँ पे, क्योंकि इस पे आप शक नहीं कर सकते इस वेबसाइट पे, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी, और यहाँ पे आपको हमेशा अपडेटेड और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की अपनी ज़ाहिर बात अपडेटेड तो होगी और रियल डेटा ही आपके लिए अवेलेबल होगा। अच्छा, सर ये है एक वेबसाइट इनकी जिसे हम बोलते हैं कंपनीज़ हाउस। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि हम अकाउंट्स जो होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में आप अगर एक कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो आप सबमिट करते हो एसएससीपी को। यूके में अगर एक कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है, वो जमा कराती है कंपनीज़ हाउस को। ये कंपनीज़ हाउस की वेबसाइट है, ठीक है? और अकाउंट्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, जिसे हम कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न बोलते हैं यूके में, पाकिस्तान में हम टैक्स जमा कराते हैं एफबीआर को और यूके में हम टैक्स जमा कराते हैं एचएमआरसी। हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम इसकी एब्रिविएशन बनती है। अब ये वो सर्च इंजन है जो मैं आपको कह रहा था, यहाँ पे यूके की पहली कंपनी से लेके आज के दिन तक जितनी भी कंपनीज यूके में बनी हैं, चाहे वो बंद हो गई हैं, बंद हो रही हैं या एक्टिवली चल रही हैं, उन सब की डिटेल आपके पास यहाँ अवेलेबल होगी। यार कोई कंपनी सर्च कर लेते हैं, ऐसी बात है तो अ, मैं सिंपल जेनेरिक लिखता हूँ, ग्लोबल लिमिटेड। अब ये लेट्स अगर मैं एक ये कंपनी ओपन करता हूँ। अच्छा, अब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन क्या-क्या अवेलेबल होती है? बल्कि ऐसे करते हैं, मैं आपको किसी ऐसी कंपनी का खोल देता हूँ जिसको मैं भी जानता हूँ, ठीक है? मैं ऐसा कर लेता हूँ कि जीफोर्स ग्लोबल लिमिटेड। अब ये कंपनी है, ठीक? अब ये इसको मैं जानता हूँ क्योंकि इसके लिए मैंने काम किया हुआ है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि थोड़ा मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव भी बताऊँ कि भई इस कंपनी में क्या-क्या है। लेकिन अब ये वेबसाइट जो है ना,
हर एक इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है, हर एक बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। अब ये कंपनी मैंने ओपन की। अब इस कंपनी के बारे में मुझे इस वेबसाइट से, जो कि गवर्नमेंट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है वो देखिएगा। सबसे पहले ये उसका नाम आ जाता है कि उसका नाम क्या है, जो कि कंपनीज हाउस पे रजिस्टर्ड है। ये उसका कंपनी नंबर है। हर एक कंपनी का एक यूनिक नंबर होता है, एक रेफरेंस नंबर कह सकते हैं या सीरियल नंबर कह सकते हैं। एक कंपनी का एक रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओवरव्यू में क्या चीज आ जाती है। सबसे पहले उसका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, उस कंपनी का, जो ये कंपनी हम ऊपर देख रहे हैं, इसका एड्रेस क्या है, एड्रेस आ गया। इस कंपनी का स्टेटस क्या है, एक्टिव। एक्टिव मतलब ये कंपनी अभी तक चल रही है, ये डिसॉल्व नहीं हुई, बंद नहीं हुई, अभी तक एक्टिवली चल रही है। सेकेंडली, कंपनी टाइप क्या है, किस तरह की कंपनी है, क्या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, क्या है। तो ये क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक हो गया। और इनकॉर्पोरेशन मतलब ये कंपनी बनी कब है, रजिस्टर्ड कब हुई है। ये कंपनी बनी है 31 जनवरी 2022 को, ये कंपनी बनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, इसके अकाउंट्स की डिटेल भी आपको मिलती है क्या। अकाउंट्स भी बताता हूँ, जो एक्चुअली सबमिट हुए तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है नेक्स्ट अकाउंट्स मेड अप टू। अब आप ये भी बता रहे कि भाई जो इस कंपनी के नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स बनने हैं, जो कि अभी तक सबमिट नहीं हुए हैं, वो बने 31 जनवरी 2024 तक के अकाउंट्स बनने हैं, जो कि अभी तक सबमिट नहीं हुए हैं। और उसकी डेडलाइन क्या है, 31 अक्टूबर 2024। 9 मंथ्स जो होता है ना, आपके पास डेडलाइन होती है। आपकी ईयर एंड के बाद 9 महीने की डेडलाइन आपके पास होती है। विद इन 9 मंथ्स आपने अपने अकाउंट्स कंपनीज हाउस को भी सबमिट करने हैं, और कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न भी विद इन 9 मंथ्स आपने एचएमआरसी को सबमिट करनी होती है। और नीचे क्या बता रहा है, लास्ट अकाउंट मेड अप टू। लास्ट कौन से अकाउंट्स इसके प्रिपेयर हुए हैं, जो कि सबमिट हुए हैं, वो है 31 जनवरी 2023 तक। अब मैं आपको 31 जनवरी 2023 के अकाउंट्स भी बताता हूँ, क्योंकि पहला साल तक अपनी बनी 31 जनवरी 2022 को है। तो पहले एक साल इसको 31 जनवरी 2023 को हुआ है, एक ही साल हुए इस कंपनी को अभी तक। और वो अकाउंट्स बन भी चुके हैं, सबमिट भी हो चुके हैं, तो भी हम देखते हैं कि कैसे बने, क्या क्या है उसमें। अच्छा जी, नेचर ऑफ बिजनेस आपके लिए ये भी मेंशन होता है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज अदर देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, leasing of intellectual property, similar product except copywriting, other education not elsewhere classified। यार ये काइंड ऑफ इसको कह सकते हैं। एक्चुअली यार ऐसा है, इसके जो शेयर होल्डर है ना, उसकी तकरीबन 8 कंपनीज है, 8। और तकरीबन सब के नामों में जी फोर्स जो होता है ना, ये इसका कॉमन नेम है। जी फोर्स हर एक में, जी फोर्स ग्लोबल हो गई, जी फोर्स कलेक्शन हो गई, जी फोर्स मार्शल आर्ट्स हो गए, जी फोर्स मास्टरी हो गई, बिजनेस मास्टरी हो गई, मतलब ये सर 7 8 कंपनीज है इसकी। तो मेन ये लोग करते हैं क्या, थोड़ा एजुकेशनल कोर्सेज वगैरह इस तरह के इनका बिजनेस है। डिफरेंट कैटेगरी के ना काफी सारी चीजें ये लोग करते हैं। तो वो इंशाल्लाह जब हम कंपनीज की तरफ आएंगे तो डिटेल में मैं आप लोग को प्रॉपर अकाउंट्स बना के देता हूँ, और सारा कुछ हम करते हैं, तो वो इंशाल्लाह आप डिटेल में देख लेंगे उसको भी। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कंपनी का ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या क्या चीजें आती हैं। उसके बाद आती है, चलो फाइलिंग हिस्ट्री पे बाद में आते हैं, पहले पीपल में आता हूँ। पीपल में क्या होता है, इस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स होंगे ना और सेक्रेटरी, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको ये पीपल वाले कॉलम में मिलेगा। अगर आप देखो यहाँ पे अभी तक दो ऑफिसर्स हैं। दो ऑफिसर्स कौन कौन से हैं, एक तो ये जनाब गॉर्डन साहब है, और वो कौन है, डायरेक्टर है इस कंपनी के, ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है, उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट डेट मतलब वो डायरेक्टर बना कब है, तो 31 जनवरी 2022 को ही बना है, क्योंकि उसी दिन कंपनी बनी है। तो अपॉइंट भी उसी दिन हुआ है। नेशनैलिटी आ गई, ब्रिटिश है। किस कंपनी कंट्री में रहता है, ऑक्यूपेशन कंपनी डायरेक्टर। और सेकंड कौन है, फ्रैंक ऑस्टन फ्लैग, ये दूसरा डायरेक्टर है। रोल अगर आप इसका देखें, ये भी डायरेक्टर है और एक्टिव है। अगर ये डायरेक्टर रिजाइन कर जाता है ना, तो फिर भी इसका नाम यही लिखा होगा, लेकिन एक्टिव की जगह फिर वो रिजाइन लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो ये फ्रैंक साहब जो है ना, इसका भी सारी डिटेल आ गई, एड्रेस भी आ गया, डेट ऑफ बर्थ, किस दिन पे ये डायरेक्टर बना है, और नेशनैलिटी और कंट्री ऑफ रेजिडेंस वगैरह सारा कुछ इसकी भी इंफॉर्मेशन आ गई है। अच्छा, हम
इसकी फाइलिंग हिस्ट्री में देख लेते कि भाई अब आज तक इस कंपनी ने कंपनीज हाउस को क्या क्या चीजें सबमिट की हुई हैं। ठीक है भाई। तो अगर हम शुरू करते हैं ना, सबसे पहले होता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ये कंपनी जो बनी है ना, उसका जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होगा, वो भी इवन आप पब्लिकली अवेलेबल होता है और आप उसको देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? आइए देख लेते हैं इसको भी। ये जनाब इसका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है। ठीक है। टेंशन ना ले, ये सारी चीजें हम कंपनीज वगैरह जब देखेंगे ना, डेली हम ये सारी चीजें देख रहेंगे, तो आप लोग देख के हैरान ना हो। सिर्फ फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो आपको देखनी होंगी। ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, ये जी उसका नाम है, किस दिन पे ये कंपनी रजिस्टर हो रही है। उसके बाद ये नाम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ ये आ गया। ऐसा इसी कोड जो है ना, वो नेचर ऑफ बिजनेस जो होता है ना, वो आपने सेलेक्ट करना होता है, उसके अपने कोड्स होते हैं। तो ये जब ये हम देख रहे थे कि नेचर ऑफ बिजनेस जो है ना, तो ये उसके डिफरेंट कोड्स है, वो यहाँ पे आ गया आपके पास। कंपनी का डायरेक्टर, जब कंपनी बंद रही थी उस वक्त कौन कौन सा बंदा डायरेक्टर था, तो जब भी हम देख रहे थे ना, एक ये डायरेक्टर साहब ये हैं, फ्रैंक साहब। उसकी सारी डिटेल आ गई। कंपनी डायरेक्टर टू भी आ गया, वही गॉर्डन साहब आ गए। उसका एड्रेस वगैरह और सारी इंफॉर्मेशन जो अभी हमने देखी वो लिखी हुई है सारी। उसके बाद जी शेयर कैपिटल आ गया कि इस कंपनी का शेयर कैपिटल कितने हैं। ठीक है। तो क्लास ऑफ शेयर्स क्या है, ऑर्डिनरी है। करेंसी क्या है, जीबीपी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स। नंबर अलॉटेड, कितने शेयर्स है इस कंपनी में, टोटल 2 शेयर्स हैं। शेयर्स की टोटल वैल्यू क्या है, एग्रीगेटेड नॉमिनल वैल्यू क्या है, वो भी 2 पाउंड है। ठीक है। अब देखते हैं कि भाई ये 2 शेयर जो है किसके पास। तो इनिशियल शेयर होल्डिंग जो है ना, अब ये देखिए, एक कंपनी है, इसी की है, जी फोर्स मार्शल आर्ट एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक शेयर इसके पास है, देखिए नंबर ऑफ शेयर एक इसके पास है, और एक और है जनाब, ये कोई इसकी फॉरेन कंपनी थी, एथिकल प्रॉपर्टी। एक मिनट यार, मुझसे नाम इस कंट्री का भूल गया, किस कंट्री में थी। आई डोंट, सॉरी, मैं नाम नहीं याद किस कंट्री की ये कंपनी थी। एक शेयर उसके पास है, मतलब 50% शेयर होल्डिंग इस कंपनी के पास है, और 50% इसकी। ये वो गॉर्डन साहब जो अभी हम देख रहे थे डायरेक्टर, ये सारी कंपनी इसी की ही है। तो नई कंपनी बनाई और शेयर होल्डर में भी अपनी 2 कंपनियां उसने डाल दी। नॉर्मली तो होता है ना, शेयर होल्डर एक कोई इंडिविजुअल होते हैं कुछ, यहाँ पे कंपनी शेयर होल्डर है। ठीक है। तो एक शेयर इसके पास है। टोटल 2 शेयर है, एक जो है जी फॉर्स मार्शल आर्ट एलएलपी के पास है, और एक ही एथिकल प्रॉपर्टी पार्टनर्स के साथ है। अच्छा। अब कंपनीज में हम क्या चीज देखते हैं प्यारे भाई, कंपनी अब जब बनती है, उसके पहले साल के अकाउंट बनते हैं, दूसरे साल के अकाउंट्स बनते हैं, किस तरह बनते हैं, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, अकाउंट्स बनते कैसे हैं। फिर सबसे पहले तो उसकी जारी बात, आपको बुक कीपिंग करनी पड़ती है। पूरे साल की एक्टिविटी, तो भाई प्रॉफिट और लॉस आप बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद है, उस जो आपने प्रॉफिट और लॉस वगैरह बैलेंस शीट बना ली है, उसके बेसिस पे अकाउंट्स कैसे बनते हैं। अकाउंट्स मैं आपको बताता हूँ। ये जो इसके लास्ट ईयर के अकाउंट्स बने हैं, आप ये देखें जरा, ये एक्चुअली जो कंपनीज हाउस को अकाउंट सबमिट होते हैं, ये वो हैं। तो बुक कीपिंग हम देखेंगे भाई कैसी हुई है, प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट भी हम देख लेंगे। उसके बाद उससे ये अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, ये चीज भी हम करेंगे। बल्कि आप लोग भी करेंगे सर, मैं नहीं करूंगा, आप लोग भी करेंगे। अब ये देखें, ये स्टार्ट डेट के 31 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2023 तक इसका पीरियड बन गया था। कंपनी इंफॉर्मेशन वगैरह आ जाएगी। वही दोनों डायरेक्टर्स की डिटेल आ गई है, दोनों डायरेक्टर के नाम आ गए हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जो कंपनी नंबर आपको बता रहा था, ये रजिस्टर ऑफिस, अकाउंटेंट कौन है वो आ गया। उसके बाद जनाब ये उसकी बैलेंस शीट है जो कि कंपनीज हाउस को सबमिट हुई है। ठीक है। और ये पब्लिकली भी अवेलेबल है, हर इंसान इसको देख सकता है। ये बैलेंस शीट आ गई, ये नोट्स टू द अकाउंट्स उसके आ गए हैं। अकाउंटिंग बैकग्राउंड से जो है उनको ज्यादा पता हो कि नोट्स क्या चीजें क्या होती हैं, नोट्स टू द अकाउंट या डिस्क्लोजर्स क्या चीजें होती हैं। देख के परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये सारी चीजें आप लोग को समझ आ जाएंगी, लेकिन जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे, ये चीजें करेंगे, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको बड़े डिटेल में बताई जाएंगी। ये सारे नोट्स आ गए हैं, कैसे बंदे क्या क्या चीजें होती हैं, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं,
और ये सारी चीज, ये अकाउंट जो आपको अभी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये हम खुद ही प्रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे? सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। मैं भी आपको बना के दूंगा और आप लोग इंशाल्लाह खुद ही भी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग खुद ही भी बनाएंगे। और इन अकाउंट्स के बेसिस पे कंपनीज की टैक्स रिटर्न कैसे बनती है, वो भी मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एक सेकंड, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि यूके की टैक्स रिटर्न कैसे होती है अकाउंट्स की। ये कंपनी टैक्स रिटर्न, ठीक है। ये कंपनी है, उसकी कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न है। ये सारी चीजें हम खुद ही प्रिपेयर करेंगे। ये नहीं सर, अब आपको दिखाऊंगा नहीं, चल हम ये प्रिपेयर करेंगे कैसे बनती है टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। और ये ही अच्छा, जो इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न होती है ना, उसकी भी शक्ल आपको ऐसी ही नजर आएगी। लेकिन जारी बात है, ये चूंकि कंपनी की टैक्स रिटर्न है, थोड़ी डिफरेंट होती है, और वो कंपनी जो होती है ना इंडिविजुअल की, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ये सारी चीजें हम खुद ही प्रिपेयर करेंगे। अच्छा जी। अच्छा, कंपनी में हमने देखा कि भाई अगर कंपनी के अकाउंट्स एक तो प्रिपेयर करना, उनको सबमिट करना, ये सारी चीज कंपनीज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। अभी तकरीबन मैं जो होता हूँ, तकरीबन चार, तीन चार कंपनीज तो मिनिमम जो होती है ना, उनके मैं रॉ डेटा से उसके अकाउंट्स प्रिपेयर करना। अब अकाउंट्स प्रिपेयर करना, ऑल्दो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी जॉब नहीं है, क्योंकि हम टैक्सेस डील कर रहे होते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करना और उस अकाउंट्स के बेसिस पर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना, दोनों चीजें मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो कम से कम तीन से चार कंपनीज का तो मैं आपको खुद ही करके दूंगा, देन फिर मैं आप लोग को डेटा प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोग खुद ही भी प्रैक्टिस करें। अच्छा, कंपनी की सारी चीजें हम कर लेंगे। अच्छा, अगर कंपनी को लॉसेस होते हैं तो लॉसेस से क्या हमें कोई रिलीफ मिल सकता है, नहीं मिलता है, क्या चीज होती है, क्या रूल्स है, क्या लॉज है, उसके बारे में सारी चीजें हम पढ़ेंगे भी, थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली भी उन चीजों को हम देखेंगे। अगर किसी कंपनी की फॉरेन इनकम आ रही हो, मतलब उसने किसी फॉरेन किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हो, शेयर्स परचेज की हो, उसको हम कैसे डील करते हैं। चार्जेबल गेन, जिस तरह हमने अभी इंडिविजुअल में पढ़ा था ना, कैपिटल गेन्स। अगर किसी एक इंडिविजुअल बंदे की कोई प्रॉपर्टी है या कोई सारे के शेयर्स वगैरह उसके पास से उसने बेचा है, उस पे उसको कैपिटल गेन होती है जनाब, उस पे कैपिटल गेन्स लगते हैं, टैक्स देना पड़ता है। इस तरह अगर कंपनीज ने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज की, या कंपनी को कोई इस तरह प्रॉपर्टी हो या कोई बिल्डिंग हो या कोई मशीनरी हो, उसको बेचते हैं और उस पे उसको गेन होता है, तो कंपनीज पे भी कैपिटल गेन्स लगते हैं। अब इंडिविजुअल के लिए क्या रूल्स हैं, क्या टैक्स रेट्स हैं, वो डिफरेंट है, कंपनीज के लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो हम पहले इंडिविजुअल के देखेंगे, कंपनीज में आके भी देखेंगे, फिर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि भाई दोनों में फर्क क्या है, इंडिविजुअल के लिए क्या रूल्स थे, कंपनीज के लिए क्या रूल है, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक रिलीफ होता है, वो भी हम देखेंगे। कंसोर्शियम क्या चीज होता है। ओवरसीज एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि अगर एक ओवरसीज कंपनी, मतलब आप यूके के रेजिडेंट है और आपकी किसी और मुल्क में कंपनी है, और उससे आपको प्रॉफिट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, तो उस पे यूके में क्या टैक्सेस लगते हैं, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, जिस तरह मैंने आपको कहा कि कंपनी बनने से लेके एंड तक सारा कुछ हम इसका देखेंगे। अच्छा, फिर भाई हमारे पास जो लास्ट दो मेन टॉपिक्स रह जाते हैं, क्योंकि मेजोरिटी जो है ना आपकी, ये दो पर्सनल टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। और उनसे भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। सर, आपने पाकिस्तान में भी देखोगे सेल्स टैक्स, ठीक है। यूके में भी सेल्स टैक्स होता है। अब आप लोग ये सोच रहे कि भाई सेल्स टैक्स को हमने आखिर में क्यों रखा हुआ, मतलब आखिर नहीं, मतलब तीसरे नंबर पे क्यों रखा। पहले हमने इंडिविजुअल पढ़ा, फिर कंपनीज पढ़ा, फिर उसके बाद हम टैक्स, ये सेल्स टैक्स क्यों पढ़ रहे हैं। वो इस वजह से कि सेल्स टैक्स जो है ना, ये वैल्यू एडेड टैक्स जिसे हम वैट बोलते हैं, वैट अप्लाई होता है, इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होता है और कंपनीज पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। अगर लेट्स से एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, वो अपना बिजनेस चलाता है, कोई छोटी मोटी उसकी दुकान है, या कपड़ों की दुकान है, वट एवर, कुछ भी कह लो, गोश्त खरीदता बेचता है, रेस्टोरेंट है, कैफे है, कोई भी बिजनेस कर रहा है,
उसके लिए कुछ कंडीशंस है, अगर उसका रेवेन्यू 85,000 से अबव चला जाता है तो उसको वैट के लिए रजिस्टर्ड होना पड़ता है, कंपल्सरी। फिर क्या होगा, वो अपनी सेल्स पर जीएसटी, जिस तरह पाकिस्तान में जीएसटी होता है, यूके में वैट होता है, तो वैट भी उसको चार्ज करना पड़ता है। और सेम इसी तरह वो जब चीजें खरीदता है उस पे भी वो अपने सप्लायर्स को वैट पे कर रहा होता है। तो हर 3 महीने बाद आपको अपने, चाहे वो आपका कोई सोल ट्रेड बिजनेस हो या कोई कंपनी हो, अगर वो वैट के लिए रजिस्टर्ड है तो वो हर क्वार्टरली, हर 3 महीने बाद वैट रिटर्न सबमिट कराएगा एचएमआरसी को। जिस तरह आप कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न जमा कराते हो अपनी कंपनी के, या इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न सालाना जमा कराते हो, वैट रिटर्न हर 3 महीने बाद आप जमा कराओगे कि भाई कितना सेल्स टैक्स आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है और कितना सेल्स टैक्स वैट जो है ना वो आपने अपने सप्लायर्स को पे किया है। उन दोनों की नेट अमाउंट आती है, वो अपने एचएमआरसी को पे करनी होती है इन टर्म्स ऑफ वैट। अब वैट जो होता है ना, ये बहुत ही रेगुलरली यूज चीज है, और सबसे ज्यादा काम जो है ना आपको इसका मिलता है, वैट। अगर आप प्रैक्टिकली देखें ना, हमारे ये काम बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, वैट में होता क्या चीज है, थोड़ा सा उसकी मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वैट में एक तो डिफरेंट तरह की हमारे पास मतलब सप्लाईज बता दूं कि भाई, अगर मैं आपको रेट्स बता दूं वैट के, मतलब इसमें जीरो रेटेड सप्लाईज होती हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाईज होती हैं, टैक्सेबल सप्लाईज होती है, रिड्यूस रेट सप्लाईज होती है, नो वैट सप्लाईज होती है, 20% वैट सप्लाईज होती है, रिवर्स चार्ज सप्लाईज होती है। तो काफी तरह के टैक्स रेट्स होते हैं। अब ये टैक्स रेट्स किस तरह की सप्लाईज पे अप्लाई होते हैं, वो वैट रिटर्न में कैसे जाते हैं, उनका क्या क्या इम्पैक्ट आपके रिटर्न पे पड़ता है, ये सारी चीजें A to Z हम डिटेल में करेंगे। क्योंकि मैं, टाइम तो मेरा ऊपर वाले दो टॉपिक्स पे ज्यादा लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा थॉरो होके और प्रिसाइज करके मैं आपको ये वाली चीज करवाऊंगा। क्योंकि भाई प्रैक्टिकली आपको ये चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, वैट रिटर्न, यार देखो लॉजिकल सी बात है, कॉमन सेंस। देखो कंपनीज के अकाउंट साल में एक दफा बनते हैं, एक ही दफा टैक्स रिटर्न बनेगी, ठीक है। अगर एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है, वो अगर अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न बनाता है तो वो तो साल में एक ही दफा ही बनती है ना। लेकिन वैट रिटर्न साल में 4 दफा बनती है। तो खुद ही अंदाजा लगा लो काम किसका ज्यादा आपको मिलेगा, वैट का ज्यादा मिलेगा या कंपनीज का। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं मिलता है, लेकिन वॉल्यूम या फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क जो होता है ना, वो वैट का आपके लिए ज्यादा होता है। ठीक है। और अभी तो इन्होंने पिछले 2 सालों से ये लोग ये चीज इंप्लीमेंट कर रहे थे, मेकिंग टैक्स डिजिटल। पहले तो ये होता, लोग इसी तरह बाई पेपर या डायरेक्ट जाके अपने पोर्टल से ही वैट रिटर्न सबमिट करवा लेते थे। अभी इन्होंने नया रूल इंक्लूड किया कि आपने लाजमी किसी बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर, जो जीरो क्विक बुक की बात कर रहा हूँ ना, इस तरह किसी सॉफ्टवेयर पे अपनी वैट रिटर्न प्रिपेयर करनी है, बुक कीपिंग करनी है, उसके ऊपर आपने वैट रिटर्न प्रिपेयर करनी है, और उसी सॉफ्टवेयर से ही आपने सबमिट करनी है एचएमआरसी को। तो अब जो है ना, बड़ा इसका काम बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप फ्रीलांस वर्ल्ड में भी देखें, या अगर मैं आपको फर्म्स की भी बात करूं जहाँ मैं जॉब करता हूँ, तो हमारे पास इसका काम अच्छा खासा होता है। मतलब वो क्या कहते हैं ना, फुल टाइम इसका काम चल रहा होता है, और अकाउंट्स वगैरह फिर भी कभी कभी थोड़े कम हो जाती है, या थोड़ा काम उनको स्लो हो जाता है, इसका काम नहीं स्लो होता। ये क्योंकि भाई जितनी भी कंपनीज होती है, मेजोरिटी कंपनीज वैट रजिस्टर्ड होती हैं। हर 3 महीने बाद उनको वैट रिटर्न सबमिट करनी होती है। और इन्होंने अब एक नई चीज भी बीच में इंक्लूड की है, पहले आप 3 महीने बाद करते थे, अभी काफी बिजनेसेस को इन्होंने कहा कि आपने मंथली वैट रिटर्न सबमिट करनी है। जो कि करे, हमारे पास काफी क्लाइंट्स हैं जो कि मंथली वैट रिटर्न अभी सबमिट कर रहे होते हैं। तो मतलब हर महीने इसका काम आपको मिलता है। तो इसकी वॉल्यूम ऑफ वर्क और फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है। अच्छा, कंप्यूटेशन वगैरह हम देखेंगे कि भाई कैसे वैट रिटर्न बनती है, क्या क्या चीजें होती हैं। उसमें डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं, सेक्शंस होते हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, क्या चीजें हैं उसमें, क्या क्या चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, सारी चीज अलग से लेके ये तक सारी चीजें हम देखेंगे। एग्जाम्पशंस क्या क्या आपके पास होती हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या है, अगर मैं आपको टॉप ऑफ द हेड में अभी बताऊं तो, एक आपको, आई एम सॉरी, एक होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कि आपको
लाजमी करानी पड़ेगी। उसके लिए क्या कंडीशन होती है, अगर आपकी सेल्स 85,000 से अबव चली जाती है तो आपको वो लाजमी करानी पड़ेगी। उसमें दो डिफरेंट कैटेगरीज है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक फ्यूचर टेस्ट होता है, एक पास्ट टेस्ट होता है। ठीक है। उसके बाद एक होता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होती है। उसके लिए वो आप अपनी मर्जी से कर ले, तो भाई वो उनके क्या रूल्स है, क्या कंडीशंस है, कैसे होती है ये चीज, सारी चीजें हम उनको करेंगे। अच्छा, उसमें फिर आउटपुट वैट क्या चीज होती है, इनपुट वैट क्या चीज होती है, वैट स्कीम्स क्या चीज होती है, ये भी एक नई चीज है। मार्जिनल स्कीम होती है, इसमें फ्लैट रेट स्कीम होती है, कैश बेसिस होते हैं, एक्रूअल बेसिस होते हैं, डिफरेंट चीजें हैं। तो एक एक स्कीम भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। डी रजिस्ट्रेशन, अगर आप खुद को वैट से डी रजिस्टर करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, ठीक है, या उसकी क्या कंडीशंस है, वो सारी चीजें भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। पार्शियली एग्जेम्प्ट बिजनेस, ये एक बीच में एक नई कैटेगरी होती है कि वो बिजनेसेस जो सेल्स कर रहे होते हैं लेकिन कुछ आइटम्स पे वैट अप्लाई होता है, कुछ पे नहीं होता है, उसके बारे में कैसे करेंगे। मार्जिनल स्कीम एक होती है, वो भी एक डिफरेंट होता है। वैट सरचार्ज क्या चीज होती है, वैट पेनल्टीज, अगर आप वक्त पे वैट रिटर्न नहीं सबमिट कराए ना, आपके पास डेडलाइन होती है 1 महीना और 7 दिन की। लेट्स अगर आपको क्वार्टर एंड हुआ है ना, तो विद इन 1 मंथ एंड 7 डेज आपको वैट रिटर्न प्रिपेयर करके एचएमआरसी को सबमिट करनी होती है। नहीं करोगे तो आपको पेनल्टीज पड़ती हैं, और फिर पेनल्टीज के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये मजे की चीज होती है, एक तो फाइन भी आपको लगता है, और अगर आप फिर भी फाइन ना जमा कर तो फाइन तो लगते ही लगते हैं एक्स्ट्रा, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर आपकी वैट रिटर्न में आपसे कोई गलती हो गई है तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि अब हर महीने आप एक चीज कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा परफेक्ट करो, कभी गलती भी हो सकती है। अगर गलती होगी तो उसको कैसे ठीक करोगे, क्या आपने उसी वैट रिटर्न को अमेंड करना है, या नेक्स्ट वैट रिटर्न में आप उसके एडजस्टमेंट कर सकते हो, क्या करना होता है, क्या सजेशन है, ये चीज भी हम देखेंगे। तो अच्छा, वैट इम्प्लीकेशन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स भी हम देखते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली बड़ा, तकरीबन मेरा एक क्लाइंट था, तकरीबन 3 साल लगातार उसके मैं उसके वैट रिटर्न्स करता रहा हूँ, और उसका काम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स का था। हमारे पास काफी क्लाइंट्स थे इस तरह। 6 क्लाइंट्स तो मुझे याद है जिनके 4 साल तक मैं लगातार वैट रिटर्न्स प्रिपेयर करता रहा हूँ। तो पहले रूल्स कुछ डिफरेंट थे, अभी और चेंज होगी, अब किस तरह है। तो मैं आपको पुराना सिनेरियो बताता हूँ, आजकल क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्या रूल्स है। तो एक बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग टॉपिक ये हमारा हो जाता है। अच्छा जी, हमारे पास सबसे लास्ट में जो हमारे पास एक कंपनी सेक्रेटरियल का टॉपिक रह जाता है। अब ये लास्ट में है, लेकिन ये मैं इसको जब जब हम रेलेवेंट टॉपिक्स कर रहे थे मैं तब भी ये चीजें डिस्कस करता हूँ, और एंड पे आके लास्ट में मैं इस पे दो, तकरीबन 3 से 4 दिन मेरे इस पे लगते हैं। आपको इंडिविजुअली क्लासेस मेरी होती ही इसी चीज पे है। उसमें क्या है कि कंपनी बनती कैसे है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक हो गया। जो वैट है उसके लिए आप कैसे रजिस्टर होते हैं, एक तो है ना कंडीशंस वगैरह मैं आपको ऊपर बता दूंगा भाई कैसे आपको वैट के लिए रजिस्टर होना है। एक होता है प्रैक्टिकली आपको चीज बताना कि हाँ आप इस तरीके से वैट के लिए रजिस्टर होते हैं, ये स्टेप्स आपको अप्लाई करने होते हैं, हम सामने ये चीजें कर रहे होंगे। पेई रजिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको कहा ना, पेरोल के लिए जो आपकी सैलरी से हर महीने टैक्स डिडक्ट होता है, उसके लिए भी आपको एचएमआरसी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। उसके लिए क्या कंडीशंस होते हैं, कैसे कैसे पेई के लिए रजिस्ट्रेशन आपने करनी होती है, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। इनकम टैक्स के लिए एक इंडिविजुअल इनकम टैक्स के लिए कैसे रजिस्टर होता है, जिस तरह पाकिस्तान में वो कहते हैं एनटीएन रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन करनी है, इस तरह यूके में किस तरह एनटीएन के लिए रजिस्टर करते हैं। बाय द वे यूके में एनटीएन नहीं होता, उधर होता है यूटीआर, यूनिक टैक्स रेफरेंस। उसके लिए कैसे रजिस्टर होते हैं, कंपनी के अकाउंट्स सबमिट कैसे होते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न कैसे सबमिट होती है, पर्सनल टैक्स रिटर्न कैसे सबमिट होती है, गवर्नमेंट गेटवे आईडी एंड गवर्नमेंट सॉरी एचएमआरसी एजेंट गेटवे आईडी। इसका मैं आपको सिंपल ऐसे बता देता हूँ कि जिस तरह आप में से काफी लोगों का एफबीआर पे अपना एक अकाउंट होता है, एक पोर्टल होता है, आपका आईडी पासवर्ड होता है जिसमें आपकी सारे टैक्स के मामला होते हैं, ठीक है। इस तरह एक जो होता है ना, एक इंडिविजुअल की अपना भी एक अकाउंट होता है एचएमआरसी के पास, उसके अपने लॉगिन पासवर्ड होते हैं, वो भी मैं आपको विजिट करवाऊंगा। और एक होता है एचएमआरसी एजेंट गेटवे आईडी। एजेंट गेटवे कैसे होती है, जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जिस तरह अगर हम है ना, तो हम एचएमआरसी के साथ एज एन एजेंट रजिस्टर्ड होते हैं। हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ना, वो हमने एचएमआरसी के साथ रजिस्टर कराए होते हैं कि ये सारे मेरे क्लाइंट्स हैं और ये मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं। मैं इनके बिहाफ पे
आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। मतलब एचएमआरसी से फॉर एग्जांपल साद साहब जो है ना, वो मेरे क्लाइंट है। अब वो मेरे साथ मैं उनको अपना एज अ क्लाइंट रजिस्टर कर लूंगा कि एचएमआरसी को बताऊंगा कि साद साहब जो है ना, ये मेरे क्लाइंट है। तो अब अगर मुझे कोई साद साहब के टैक्स रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी एचएमआरसी से, तो मैं साद साहब को कॉल नहीं करूँ कि यार जरा एचएमआरसी को कॉल करो, उनसे पूछिए कैसे हो, ये क्या चीज़ है, या मेरे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट एचएमआरसी से कांटेक्ट करूँगा कि मैं एजेंट बात कर रहा हूँ साद नवाज का, और मुझे साद नवाज की ये डिटेल्स चाहिए। तो मुझसे पूछेगा कि भाई आप कौन बात कर, मैं नॉर्मल अपने फ़ोन से ही कॉल कर दूँगा। मतलब क्योंकि मैं एजेंट हूँ तो मैं बताऊँगा जी मेरे एजेंट आईडी ये है, साद नवाज मेरा ये है, हमारी ये फर्म है। तो एचएमआरसी अप्रूव कर लेंगे, हाँ जी ठीक है, ऑथराइज़ बंदा कॉल कर रहा है। तो फिर मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो एचएमआरसी मुझे वहीं पे डायरेक्टली बता देगी। ये हमारे पास एक ब्रीफ आउटलाइन मैंने आपको अपने कोर्स की बताई कि भाई क्या-क्या चीज़ें हमने देखनी होती हैं। अब एंड पे आप लोग का क्वेश्चन आंसर, एंड बिफोर क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता दूँ कि काइंडली आपके जिस तरह जो भी क्वेश्चन है, आप अपना रेज़ हैंड का ऑप्शन यूज़ करें, एंड मैं आपका नाम कॉल करूँगा, देन आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे और अपना क्वेश्चन पूछें और मैं आपको आंसर करूँगा। प्लीज़ इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ यू कैन रेज़ योर हैंड। एनीवन? जी डियर पार्टिसिपेंट, मैं आपको बताता चलूं कि ये रिएक्शन टैब के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पे रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा। रिएक्शंस की एक टैब होगी। जी फ़ारूक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह सर। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे और बहुत अच्छा अंदाज है आपका एक्सप्लेन करने का और बताने का, बड़ा जज़ाकल्लाह, ऑनेस्ट है। मुझे बड़ी खुशी हुई जज़ाकल्लाह। क्योंकि मैं पैरेलल एक और भी एंटिटी कंट्री का जो टैक्स है वो इस वक्त सीख रहा हूँ। तो जी। मुझे बड़ा वाज़ेह डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। अच्छा सर, इसमें एक जो पहला मेरा सवाल है वो ये कि वहाँ हमने गुफ्तगू सुनी थी एक इनरोल्ड एजेंट की। अच्छा, यहाँ आपने बात की है कि जब हम फॉर एग्जांपल ये काम सीख जाते हैं तो इस काम को सीखने के बाद बुनियादी तौर पर हमें क्या यूके में एज ए टैक्स एजेंट रजिस्टर होना होता है, या हम यहीं पे किसी बीपीओ कंपनी के साथ या फ्रीलांस एक्टिविटी के थ्रू जो है वो काम जो है वो ले सकते हैं फाइवर या अपवर्क पर? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। और एक सवाल ये है कि आपने अभी अच्छा फ़ारूक एक्सप्लेनेशन। साहब, पहले मैं पहले एक आंसर कर दूँ इफ यू डोंट माइंड। जी जी जी। अच्छा, आप हमारे साथ रहिए, माइक अनम्यूट ही रखिए ताकि हम डिस्कशन कर सकें। आपने जो मुझे तीनों चीज़ें बताई ना, क्या मैं यूके में जाके प्रैक्टिस ओपन कर सकता हूँ, या पाकिस्तान में किसी बीपीओ में जॉब कर सकता हूँ, या अपना फाइवर अपवर्क पे काम कर सकता हूँ? आप तीनों चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, तीनों चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप पहली बात करते हैं यूके में जाके अपनी प्रैक्टिस ओपन करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए आपको पहले यूके जाना पड़ेगा, और सेकंडली फिर आपने एचएमआरसी के साथ खुद को एज़ एन एजेंट पहले खुद को रजिस्टर करना होगा कि भई आप पहले जाएँगे, वहाँ पे अपनी एक कंपनी बनाएँगे, मतलब अकाउंटेंसी कंपनी। कंपनी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, 5 मिनट का काम है, 13 पाउंड आपके लगेंगे, कंपनी आपकी बन जाएगी, ठीक है ना? वो कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद आपने एचएमआरसी के पास जब खुद को एज़ एन एजेंट बनाते हो ना, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कि वो पहले एचएमआरसी ये वेरीफाई करे क्या भई आप क्वालिफाइड अकाउंटेंट हो भी या नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो भी या नहीं। अब यूके में मेनली 2 एंटिटीज़ हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी को की बॉडीज़ है, एक एसीसीए है, एक आईसीएडब्ल्यू है। तो आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन होती है, अगर एसीसीए या आईसीएडब्ल्यू या आईसीएमए भी है उधर है, अगर उससे आपकी मतलब उसको इक्विवेलेंसी आपको दे देते हैं जो कि नॉर्मली मिल जाती है, यहाँ की जो हमारी आईसीएमए और ये एमबीए वगैरह ये चीज़ें जो है ना वहाँ पे इक्विवेलेंसी आपको मिल जाती है ईज़िली। तो जब आपको इक्विवेलेंसी मिल जाती है, तो आपको एचएमआरसी को मेन पहले ये बताना था कि भई हाँ, मैं अकाउंटेंट हूँ। वो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, खैर वो मैं आप लोग को बता भी दूँगा। जब वो एचएमआरसी के साथ आप सबमिट कर दोगे, तो फिर आप एज़ एन एजेंट प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो हो गया जो एक प्रॉपर तरीका है। सेकंड, जब बीपीओ की बात करो, जिस तरह मैं हूँ, मैं एक बीपीओ में ही ऑब्वियसली जॉब कर रहा हूँ। अब उसमें क्या होता है भई जिसकी कंपनी है, वो क्लाइंट सर्च करता है, आता है, काम मुझे हैंडओवर करता है, मैं काम करता हूँ, और चूँकि वो ऑलरेडी एज़ एन एजेंट बना हुआ है, यूके में हमारी कंपनी है, फर्म है, हमारा सारा सेटअप बना हुआ है, तो मुझे एजेंट-शेजेंट इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी जिसकी कंपनी है, उसके पास ये सारा कुछ है। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ।
थर्ड ऑप्शन जो आपने बताई, मैं फाइवर और अपवर्क या इस तरह फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अगर करना चाहता हूँ, बिल्कुल आप सब कुछ कर सकते हैं। अब उसमें अब नॉर्मली हम बीपीओ हो गए या आप अगर अपनी फर्म खोलते हैं, उसमें आपके पास अपनी एजेंट आईडी होती है, ठीक? अगर आप अपवर्क कर रहे हो, फिर आप कैसे करोगे? फिर ऐसे होते हैं जिस तरह मैंने आपसे बात की ना, सर हम पाकिस्तान में, फॉर साहब आपको आइडिया होगा, जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर के पास आपका अपना एजेंट, अपना पोर्टल आपका होता है एफबीआर पे, लॉगिन आईडी होती है। तो फ्रीलांस अगर आप करते हो और आप जैसे किसी की टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर वो क्लाइंट आपको अपनी पर्सनल जो होती है ना एचएमआरसी की आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करता है। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं प्रोवाइड करता, उसको पता है भाईजान इसने मेरी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करनी है, उसने मेरी टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है, तो मेरी आईडी से ही करेगा। तो ये डाउट माइंड में ना रखे कि वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, उसके बगैर हो ही नहीं सकता, तो वो आपको लाजमी प्रोवाइड करेगा। तो फिर क्या होता है, वो आपको अपने आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करता है और आप उसके पोर्टल से खुद ही टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करके सबमिट कर देते हो एचएमआरसी को, जो कि सैकड़ों, मैं अगर आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई खुद को एग्जैजरेट नहीं करूँ, ना मैं कोई कह रहा हूँ कि मैं बड़ा कोई तुरा खान या वो हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ में आज तक एटलीस्ट मोर देन 1200 टैक्स रिटर्न मैंने, पर्सनल टैक्स रिटर्न मैंने सबमिट की होंगी, जो कि प्रिपरेशन से लेकर सबमिशन तक मैंने खुद ही की हुई है। इसमें काफ़ी टैक्स रिटर्न्स मैंने ऐसे भी किए जो हम जिनके हम एजेंट नहीं थे। हमने क्लाइंट की पर्सनल आईडी से भी वो टैक्स रिटर्न सबमिट की हुई है। और मैंने अपने फ्रीलांस भी मैं थोड़ा बहुत करता, इतना टाइम मेरे पास होता नहीं, लेकिन पहले मैं बड़ा एक्टिवली करता, अभी 2-3 साल से मैं बहुत सुस्त हुआ हूँ इन चीज़ों में। तो पहले मैंने बहुत किया, अभी बहुत कम, क्योंकि टाइम नहीं होता और आपको जैसे पता है फ्रीलांस ऐसी चीज़ को फुल टाइम एक किस्म की जॉब ही है। तभी मेरा थोड़ा उतना काम मैं नहीं कर पाता हूँ फ्रीलांस पे। हाँ, मेरे कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं जो कि मेरे साथ 2-3 सालों से हैं। तो उनका मेरा चलता रहता है हमेशा से ही। तो फ्रीलांस भी आप कर सकते हो, मतलब आपके पास 3 ऑप्शंस खुली हैं, जौन सी आप अवेल करना चाहे, जौन सी आपके लिए ईज़ी टू यूज़ हो, भरोसा आप वो तीनों यूज़ कर सकते जी थैंक यू सर। हैं। जी, आपका नेक्स्ट कोई क्वेश्चन भी था सर? अच्छा, इसके अलावा सर एक सवाल ये था, जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना टैक्स की टाइप्स, तो जहाँ पे इंडिविजुअल इनकम्स की आप बात कर रहे थे, तो वहाँ पर आपने एक जगह पे एम्प्लॉयमेंट इनकम टैक्स लिखा हुआ था और एक जगह आपने कहा कि नेशनल इंश्योरेंस टैक्स, इनकम टैक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, ये दोनों चीज़ें एक ही। फ़र्क उसमें ये है ना प्यारे भाई, होता ऐसे है ना, जो मैंने सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट टैक्स लिखा था ना, वो ऐसे होता है ना, रूल ये, लॉजिक ये है और रूल ये है कि आपका जब टैक्स ईयर एंड होता है ना, आप अपनी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हो ना, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न में अपनी ग्रॉस सैलरी मेंशन करते हो, ठीक हो गया? उस ग्रॉस सैलरी के ऊपर लेट्स से आपकी और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जस्ट एम्प्लॉयमेंट इनकम है। आपकी टैक्स रिटर्न में सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम आएगी जो कि एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी। लेट्स से मैं कहता हूँ 20,000 पाउंड एनुअल है, पूरे साल में आपने 20,000 पाउंड कमाए हैं एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। तो उस 20,000 पे आप पे जो टैक्स अप्लाई होगा, लेट्स से मैं कहता हूँ 2,000 पाउंड उस पर टैक्स लग गया, ठीक हो गया? अब 2,000 टैक्स तो उस पे लग गया है जो कि आपने पे करना है, लेकिन आप नीचे फिर शो करते हो कि भाईजान मैं इतना टैक्स ऑलरेडी पे भी कर चुका हूँ। तो जो मैं आपको नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो बता रहा हूँ ना, ये वो अमाउंट होती है जो आपसे हर महीने ऑटोमेटिकली कट रही होती है। टैक्स रिटर्न में आप अपनी ग्रॉस सैलरी शो करते हो, ग्रॉस सैलरी के ऊपर आपका टैक्स अप्लाई होता है, आपके पास टैक्स लायबिलिटी आती है। टैक्स लायबिलिटी के नीचे आप एडजस्टमेंट एक शो कराते हो कि भाईजान ये मेरा पे ई है, पे ए पे कह रहा हूँ सॉरी, PAYE, जिसे हम कहते हैं पे एज़ यू अर्न। मतलब जैसे ही मुझे एम्प्लॉयमेंट इनकम मेरी हर महीने सैलरी आती है, उससे ये टैक्स मेरा कटता है और पूरे साल में मुझे इतना टैक्स कटा हुआ है। तो आपकी टोटल लायबिलिटी में से आपका जो ऑलरेडी आपने टैक्स पे किया था वो लेस हो जाता है और आपकी रिवाइज़्ड लायबिलिटी बन जाती है। इन दोनों में ये फ़र्क होता है सर। जी शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नो वरीज़। साद नवाज़ साहब, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं अल्लाह का शुक्र है। सॉरी आपका नाम मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ किया, अगर आपने नहीं माइंड नहीं, ना कोई किया मसला नहीं है। तो। जी, नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा लगा सर आपका अ, देख के। आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीका है चीज़ें गाइड करने का। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ऑलरेडी भाई पूछ चुके हैं। HMRC में अगर आप एज एन एजेंट इनरोल होना चाहते हैं, तो ये क्यूरी काफ़ी अरसे से मेरे माइंड में थी। जिस तरह आप लेट्स से कि अगर आप पाकिस्तान में किसी की टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं,
तो उसमें आप किसी भी क्लाइंट से उसके आईआरएस का पोर्टल ले लेते हैं और उसकी जो रिटर्न है वो सबमिट कर देते हैं। तो इसी तरह लेट्स से कि अगर मैं हूँ, मैं ये कोर्स लेने के बाद मेरे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, तो वो अगर उनकी अगर मैंने वैट रिटर्न सबमिट करनी है, तो जैसे अगर आप देखेंगे कंपनीज में तो सॉफ्टवेयर होते हैं, जीरो से ही आपने उसकी वैट रिटर्न बनाई और सबमिट कर दी। तो इस तरह मेरे पास उसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या मैं उसकी कंपनी का अकाउंट लेके उसकी वैट रिटर्न सबमिट करूंगा, या अगर मैं एजेंट इनरोल हो जाता हूँ तो मेरे पास अपनी एक्सेस भी होगी कि मैं उस कंपनी के बिहाफ पे उसकी वैट रिटर्न सबमिट कर दूं? तो ठीक है, पहला क्वेश्चन सर मेरा ये है। पहले ये कर लेते हैं, भूल ना जाऊं मैं। जी ठीक जी। है। साथ साथ पहले ये बताएं आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर आप बताना चाहें प्लीज। जी सर, मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है अकाउंट्स एंड फाइनेंस में, और सीए इंटर भी किया हुआ है मैंने, और अब करंटली एसीसीए जो है परस्यू कर रहा हूँ। एसीसीए फाइनलिस्ट हूँ, 4 एग्जाम्स रहते हैं बेसिकली। एग्जाम्शंस क्लेम किए हैं मैंने सीए से। परफेक्ट परफेक्ट, अच्छा चले, अब मैं आपको उसके मुताबिक समझाने की कोशिश करता हूँ। प्यारे भाई, आपने जो बात की ना वैट की, ठीक है, वैट कैसे सबमिट करोगे आप? दो तरीके मैं आपको जो बता, एक कॉमनली यूज्ड, एक जो कम यूज होगा, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। जिस तरह हम वैट को डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपसे कहा कि अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए कि एमटीडी कर दिए, मतलब मेकिंग टैक्स डिजिटल। अब हर एक इंडिविजुअल बिजनेस जो वैट के लिए रजिस्टर्ड है, या हर वो कंपनी जो वैट के लिए रजिस्टर्ड है, उसने अपनी वैट रिटर्न सबमिट करानी है सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है। तो जाहिर बात है, आप जिस क्लाइंट की बात कर रहे हैं, लेट्स से वो कोई कंपनी, लेट्स से वो एबीसी लिमिटेड कंपनी है, आप उसने आपको टास्क दिया कि यार आप मेरी वैट रिटर्न प्रिपेयर करो। तो देर इज 99.99% चांसेस कि उसके पास अपना सॉफ्टवेयर लाजमी होगा। जब लाजमी होगा तो वो सिनेरियो पहले बता दो, फिर अगर ना हो वो सिनेरियो भी आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, जाहिर बात उसको बोला सॉफ्टवेयर अपना लाजमी होगा, क्योंकि भाई उसको बाय लॉ उसको रिक्वायर्ड है कि वो अपनी बुक कीपिंग जो है वो किसी सॉफ्टवेयर पे करेगा, और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो अपनी वैट रिटर्न सबमिट करेगा। अच्छा, आई लेट्स से अगर मैं आपको जीरो, मैं कहता हूँ उस क्लाइंट के पास जीरो सॉफ्टवेयर या कोई भी बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो क्या होगा? लेट्स से उसके पहले 3 महीने का आप वैट रिटर्न बना रहे हो, जनवरी फरवरी मार्च। तो पहले ये जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने की बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड करते हो सॉफ्टवेयर में, उसकी सेल इनवॉइसेस अपलोड करते हो, परचेज बिल्स सारे अपलोड करते हो, उसकी पूरी बुक कीपिंग कंप्लीट करते हो। हर एक सेल इनवॉइस पे अपना वैट कोड लगता है 20%। एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, बिल्स आप अपलोड करते हो उस पे अपना वैट कोड करते हो। वो बुक कीपिंग के दौरान ही जब भी आप एक बिल अपलोड कर रहे हो ना, या बुक करते हो, तो आप उसका वैट कोड उसी वक्त साथ सेलेक्ट करते रहते हो कि ये मेरी जीरो रेटेड सप्लाईज है, 20% है, रिड्यूस रेट है, रिवर्स चार्ज सप्लाईज है, जो भी है ना। आप हर एक ट्रांजैक्शन को जब आप उसकी बुक कीपिंग करते हो, आप उसका वैट कोड भी साथ सेलेक्ट करते हो। जब 3 महीनों की बुक कीपिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली साइट पे जो उसका वैट का सेक्शन होता है ना, वैट की अपनी रिपोर्ट होती है, वो ऑटोमेटिकली बन जाती है। ठीक है। जब वैट रिटर्न ठीक। ऑटोमेटिकली बन गई है, तो फिर क्या करना है? सिर्फ एक क्लिक होता है, सबमिट टू एचएमआरसी। जब आप एचएमआरसी को वहां से सबमिट करोगे, अब यहाँ पे आपकी दो ऑप्शन आ जाते हैं, जो आपने एजेंट की आईडी की बात की। अगर तो आप एजेंट हो, तो उस आईडी में लॉग इन आईडी पासवर्ड आप अपने एजेंट का डाल सकते हो। जाहिर बात है वो क्लाइंट आपके पास एज एन, आप उसके एज एन एजेंट रजिस्टर्ड होगे, वो आपके एज अ क्लाइंट रजिस्टर्ड होगा, तो आप अपनी आईडी से भी वो सबमिट कर सकते हो। या उस क्लाइंट की अपनी पर्सनल आईडी तो लाजमी हो सकती, क्योंकि आईडी के बगैर वो वैट रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकता है। ठीक है। तो उसके, अगर आप प्लस एजेंट नहीं तो वो क्लाइंट आपको लाजमी अपना वैट के लिए, अच्छा बाय द वे वैट के लिए अब अलग से आईडी होती है, जो बाकी जो जिस तरह हमने बात की ना, आयरिस की आप आईडी की बात कर रहे थे, जी वैट के जी। लिए डिफरेंट आईडी होती है, उसका अपना पोर्टल भी डिफरेंट होता है। ठीक है। तो वो आपको अपने वैट के जो आईडी पासवर्ड है वो आपको लाजमी देगा, क्योंकि उसके बगैर वो सबमिट नहीं हो सकती है। ठीक है। तो आईडी आप उससे लेके वो डालोगे और क्लिक टू एचएमआरसी करोगे, और जी वैट रिटर्न आपकी अल्लाह हाफिज एचएमआरसी को सबमिट हो जाए। ठीक है सर, लेट्स से कि अगर कोई बंदा अमेजोन को काम कर रहा है, तो उसकी हमने वैट रिटर्न सबमिट करनी है और वो उसके पास कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है, तो क्या हम एज एन एजेंट उसके बिहाफ पे उसकी वैट रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, या उसको लाजमी सॉफ्टवेयर लेना ही पड़ेगा? यहाँ पे फिर दो बातें आ जाती हम्म। अगर आप एज एन एजेंट है ना, एजेंट के पास अपना सॉफ्टवेयर लाजमी होता है।
हम ठीक क्या है। करते हैं, फिर क्लाइंट को कहते हैं कि भाई आपको सॉफ्टवेयर की तो लाजमी जरूरत है, तो हम हम्म। आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे सॉफ्टवेयर दे देते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। तो वो अपने सॉफ्टवेयर की एक्सेस पर उसको दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसमें 500-600 क्लाइंट की स्पेस होती है, तो एक स्पेस जो है ना वो हम उसको एलोकेट कर देते हैं कि भाई इसमें इस ठीक। क्लाइंट का डेटा होगा, ठीक है। तो उससे भी हम कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपके पास भी सॉफ्टवेयर नहीं है, क्लाइंट के पास नहीं, फिर क्या करोगे? फिर प्यारे हम्म। भाई एक्सेल शीट पे बनाओगे, ठीक है ना। हम्म। अपनी पास अपने वाटर टर्न बना लोगे, जो कि मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसा बनती है। उसके आपके पास वन टाइम फ्री सॉफ्टवेयर काफी हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे जो वन टाइम आपको फ्री में भी सबमिट कर देते हैं, या मिनिमम 5, 7, 10 पाउंड पे आपको वैट रिटर्न सबमिट कर देते हैं HMRC को। वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपके पास जैसे दोनों के पास सॉफ्टवेयर नहीं, आप समरी बना लोगे, वैट रिटर्न समरी बनाना वो मैं ऑब्वियसली आप लोग को बताऊंगा। समरी बना के उस सॉफ्टवेयर को आप वन टाइम परचेज करोगे, या अगर फ्री वाला है, फ्री भी एक है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। जाके वो उस फॉर्म जो फिल करोगे, वो सबमिट कर दोगे HMRC। बस सर, ये वाला पॉइंट मैं बेसिकली जानना चाह रहा था। अच्छा सर, दूसरा तरीके क्वेश्चन। बहुत हैं। हम्म। ये दूसरा क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी भाई को एक्सप्लेन कर चुके हैं, नेशनल इंश्योरेंस का। तो इसके बारे में, जिस तरह हम पाकिस्तानी एम्प्लॉयज हैं, तो हमारी सैलरीज पे हर महीने टैक्स विदहोल्ड करके हमारा एम्प्लॉयर तो FBR को सबमिट कर देता है। तो ये नेशनल इंश्योरेंस जो है, ये एग्जैक्टली वही चीज है, लाइक यस। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यस। बस चलें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एनी टाइम ब्रदर, नो वरीज। अच्छा। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन दिस इज सैमसंग। आपने हाथ खड़ा किया, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, मैं आपका नाम तो नहीं कॉल कर सकता, मेरे सामने सैमसंग लिखे हुए SMA515F। आई डोंट नो आपका क्या नाम है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। एनीवन एल्स, किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड। नो वरीज, किसी किस्म के भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। इधर से बात करूंगा, इधर से। बोले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। पहले तो अपना नाम बता दे, बराए सॉरी आपका नाम हमें नहीं शो हो रहा। सर, माय नेम इज खान अफसर खान। आई एम फ्रॉम एबटाबाद। माशाल्लाह आई एम ब्रदर। वेरी मच impressed by your very informative lecture. Basically, जज़ाकल्लाह खैर। I am law graduate, and I want to take admission further in corporate law and financial law in the field of LLM. जी जी। तो मेरे लिए ये कॉर्पोरेट लॉ और ये चीजें क्या मुझे फायदा दे सकती हैं? जिस तरह आप एजेंट के वाले से, मेरी तो अकाउंट्स के वाले से कोई बैकग्राउंड नहीं है। हम्म। वो मेरी बेसिक जो एजुकेशन है वो साइंस में है। हम्म। जी, मैं BSc MSc और उसके बाद सर्विस ज्वाइन कर ली। अब एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। अच्छा तो ये सर। लॉ मैंने शौकिया काल किया है, शौकिया। ठीक है। अब ये मैं चाहता हूँ कि मैं LLM कर लूँ UK से। हम्म। तो मेरा शौक है। अभी जो आपने लेक्चर दिया, मुझे सारी बातों की समझ आई है। जी, और जबरदस्त। फौरन में सारा ये पिकअप आपकी सारी चीजें समझ गया हूँ, सारी चीजों को। जी। शौक है, यानी शौक की वजह से समझ गया हूँ ना। बेहतरीन, बहुत अच्छी तो बात है मुझे सर। जी सर, तो मुझे ये क्या बेनिफिट देगा कॉर्पोरेट लॉ? क्योंकि मेरे पास तो अकाउंटिंग की कोई बेसिक्स जो है, या मेरी अब बेस अकाउंट्स मैटर की नहीं है। सर देखिए, जहाँ तक आप लॉ को और टैक्सेशन को आपस में मिला रहे हो ना, तो इनका आपस में काफी जगह रिलेशन बनता है। ये टैक्सेशन लॉ यूके है, बिल्कुल। देखिए सर, बात ऐसी होती है ना, हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब अगर मैं आपको यूके की एग्जांपल दूं, जी जी। तो यूके में अगर आप कोई लोन लेते हो ना किसी बैंक जी से, जी। तो वहां पे जी आपको जी। लॉयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लॉयर के थ्रू होता है। उसके अलावा अगर आप कोई एसेट खरीदते हो या बेचते हो ना, तो वो आपको लॉयर के बगैर ये सारी चीजें नहीं होती है। अगर जी अगर कोई बाप जो है ना अपनी वेल्थ जो है ना वो ट्रांसफर कर रहा है अपनी बेगम को, बच्चों को, ये जो भी कर रहा है, लॉयर के बगैर नहीं होता है। अब जी। लॉयर को उसकी जो लॉ पर्सपेक्टिव से चीजें वो पता होती हैं, और उसमें ऑब्वियसली अकाउंटेंसी भी इन्वॉल्व होती है, उसके टैक्स पर्सपेक्टिव भी इन्वॉल्व होता है। अब अगर लेट्स मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स यार मैंने ये प्रॉपर्टी जो है ना, लेट्स अपनी बेगम को ट्रांसफर करनी है।
तो इसके जी जी मेरे ऊपर क्या इम्प्लीकेशन होगी? अब आप मुझे लीगल तरीका तो बता देंगे कि यार आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, फलाना डॉक्यूमेंट चाहिए और इस तरह करके आपकी प्रॉपर्टी आपको इसको ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन आपको उसके टैक्स इम्प्लीकेशन तो नहीं पता ना अभी। तो टैक्स इम्प्लीकेशन आपको ज़रूरी होता है। नॉर्मली लॉयर्स हमारे पास काफ़ी इस तरह होती हैं। अब मुझे याद है मैं काफ़ी हमारे पास से इस तरह के सिनेरियोज़ आते हैं, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र वगैरह कर रहे थे, तो लॉयर हमें अप्रोच करते हैं कि यार ये मेरा क्लाइंट है, ये करने हैं, तो मुझे आप गाइड करें कि भई अगर अब इसमें काफ़ी रूल्स आते हैं ना, अगर लेट्स से बेगम को करते हो तो उसपे कोई टैक्स नहीं अप्लाई होता है, बेटे को करते हो तो उस पे टैक्स अप्लाई होता है, लाइफ टाइम ट्रांसफ़र होता है और पता नहीं डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो वो फिर लॉयर जो होता है ना वो बजाय इसके कि वो खुद रिस्पॉन्ड करे, वो फिर किसी अकाउंटेंट का सहारा लेते हैं जिसको टैक्स का पता होता है और फिर वो अपने क्लाइंट को बताता है कि भई टैक्स इम्प्लीकेशन आपकी ये आएँगी। तो अगर आपको टैक्स इम्प्लीकेशन भी पता होगी, तो आपको किसी तीसरे बंदे की तरफ नहीं जाना पड़ेगी, आपकी एडिशनल कॉस्ट नहीं आएगी। क्योंकि ज़ाहिर बात है अकाउंटेंट आपको फ्री में तो कोई चीज़ बता नहीं स रहा, ठीक है? तो सही लॉयर को स्पेशली यूके में, वो लॉयर सही। का अकाउंटेंट के साथ लाज़मी वास्ता पड़ता है इन चीज़ों में, लाज़मी। मतलब ये कि ये जो आगे एलएलएम वगैरह उसमें फील्ड होता है, कारपोरेट लॉ, ये फाइनेंशियल लॉ आप उसमें लेते हैं, हुँ, स्पेशलाइजेशन जो होती है उसमें। तो हुँ, ये हुँ। जो चीजें आप करवा रहे हैं, ये यही उसमें कंटेंट्स वगैरह यही होंगे, उनका जो कोर्स कंटेंट्स होंगे। देखिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। अब मैं लॉ ऑब्वियसली हमारा मेन वो नहीं होता है। हम देखते हैं कि भई जो टैक्सेशन एप्लीकेशन होती है, टैक्स की एप्लीकेशन होती है, डिफरेंट एरियाज़ में, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनीज़ के बारे में हो, वैट हो, कोई भी सिनेरियोज़ हो, उसमें जो टैक्स की एप्लीकेशन होती है, वो उसपे हमारा फ़ोकस होता है और वो चीज़ें हम सीखते हैं। क्योंकि अगर आप लॉयर हैं, तो लॉ की चीज़ें तो आपको पता है। लेकिन जी जी अगर आपका कोई क्लाइंट आता है और वो आपसे सजेशन लेता है कि यार मैंने ये चीज़ मैं किसको ट्रांसफ़र करूँ कि मुझे टैक्स कम पड़े? क्योंकि यूके जी में पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं, यूके में हर बंदे को टैक्स की परवाह होती है क्योंकि उधर अच्छा खासा टैक्स पड़ता है और वहाँ पे जी लोगों को बड़ी टैक्स प्लानिंग ये वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अगर वो जी आपसे पूछे कि यार मैं बेटे को ट्रांसफ़र करता हूँ या मैं फलाँ चीज़ बेच रहा हूँ, इतने की बेच रहा हूँ, अब मुझे इतना गेन हो रहा है, कैपिटल गेन और कितना टैक्स बनेगा? अब आपको नहीं पता कितना टैक्स बनेगा। ज़ाहिर-सी बात है, वो हम ये चीज़ें यहाँ अकाउंटेंट होते हैं, उससे आप हेल्प आउट लेते हैं। लेकिन वो चीज़ जी, अगर आप पहले से सीख लेते हो, आप कह लोगे लेट्स से अगर आपको सही टॉप ऑफ दैट उस वक़्त नहीं भी पता है, आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि यार हाँ, कोई इस तरह की टैक्सेशन होती थी, ये रूल्स होते थे। कोई 1-2 चीज़ पढ़ेंगे, उधर ही बैठ के बंदा चेक कर लेता है। अच्छा, सीएसटी के क्या रूल्स थे? अच्छा ये होते थे। 2 मिनट बाद जनाब, हाँ, हाँ, आपके पे टैक्स लगता है और जी ये रूल्स है, उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स है और इतना टैक्स आप पे लगेगा। सही। अच्छा, मसलन मेरी जिस तरह की बैकग्राउंड, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ये इस तरह की नहीं है जो आप बता रहे हैं, वो एजेंट के लिए रिक्वायर होती है को हुँ, रजिस्टर हुँ। करवाने के लिए। तो मेरे लिए तो ये फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरी तो ये बैकग्राउंड ही नहीं है एज एजेंट कोई बैठ के या कोई इस तरह की तो कंसल्टेंट के तौर पे। तो जी जी आप उसको अपनी रेलेवेंट फील्ड से सर इंटैक्ट करें ना। आप उसको जी जी कंसल्टेंसी देखो, आप लॉ की सर्विसेज़ तो प्रोवाइड करेंगे, लॉयर तो है ना। लेकिन जी जी अब कोई भी चीज़ अगर लेट्स से प्रॉपर्टी और इस तरह की चीज़ें आती हैं, उसमें टैक्स भी आता है भई कैपिटल गेन्स आते हैं, खरीदते-बेचते उस पे टैक्सेस लगते हैं, तो टैक्सेस तो आपको पता होंगे। तो बजाए इसके देखिए क्लाइंट तो आपसे फुल फ्लेज सर्विस लेगा। लेट्स से एक जी घर जी जैसे मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं अपना घर बेच रहा हूँ और जनाब आप लॉयर हैं और जनाब हाँ, ये एफिडेविट फलाना-ढिमका ये चीज़ें, ये तो आपने सारी मुझे बता दी कि ये चीज़ होती है। मैं आपसे कहूँगा कितना टैक्स मुझे देना पड़ेगा? लैंड रजिस्ट्री टैक्स कितना है ये वो ना? अब वो तो आपको नहीं पता। उसके लिए आप तीसरे बंदे के पास जाओगे, उससे पूछोगे। अब आप अपने क्लाइंट को ये तो नहीं कह सकते, नहीं जी ये तो मुझे नहीं पता। ये आप किसी और से पूछ लें। सही। तो अच्छा, क्लाइंट यही कहे जिस तरह मैं इब्तबात बेस्ड हूँ यहाँ, तो फिर आपके वो चीज़ों सीखने के लिए आपके पास इस्लामाबाद आने वाली बात होगी। क्लासेस भी आपकी 2 होती हैं, तो ये तो यहाँ पे अब फैसिलिटेट तो ज़ूम नहीं की हो क्लास सकते। होंगी, ज़ूम पे ही हमारी जी क्लासेस होती हैं। जी जी, जूम पे भी होती हैं। तो ये अभी जिस तरह आज आप क्लास के लिए बैठे हुए, इसी तरह ही हमारी सारी क्लासेस होंगी। सही है। तो उसका भी शेड्यूल या टाइम टेबल आप फिर ग्रुप में शेयर कर दें, किस तरह से होंगी वो पूरा। जी, हमारे हर वीक वेडनेसडे और थर्सडे क्लास होगी। सही है, टाइमिंग वगैरह शेड्यूल टाइम टेबल ये होगा ये ना आपका कोई ना। यही टाइम होगा, वो हम आपसे शेयर भी कर लेंगे। सही है। 9:30 पीएम से लेके 11 पीएम तक हमारी क्लास होगी, ठीक? थैंक यू सर, बंडल ऑफ थैंक्स सर, नाइस नो टू वरीज़, मीट जज़ाकल्लाह, यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। जी, मोहम्मद हुसैन साहब, आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, जी फरमाएँ। अच्छा सर, मैं थोड़ा-सा अपना पहले बैकग्राउंड बता दूँ, मैं एसीसी क्वालिफाइड हूँ एंड आई क्वालिफाइड वे बैक इन 2014 और मैं करंटली अभी माशाअल्लाह।
इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, अराउंड 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है पाकिस्तान लोकल इंडस्ट्री में। एज अ फाइनेंस मैनेजर मैं एक कॉस्मेटिक कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसके Great. अलावा ये कि मैं यूके बेस्ड फर्म्स के साथ काम कर रहा होता हूँ। बेसिकली फर्म्स तो नहीं, डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा होता हूँ, बट दे आर नॉन वेट क्लाइंट्स। तो Okay. वेट से मेरा इतना वास्ता डायरेक्टली नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत नो हाउ की हद तक मुझे था, बुक कीपिंग की हद तक था, और मैं उनके अकाउंट्स वगैरह बनाता था। अच्छा, अब मुझे मैंने 2-3 काम इसी वजह से मिस किए कि मेरे पास मुझे एजेंट आईडी का और इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। अच्छा, अब जो मेरा क्वेश्चन है वो पिछले 2 साहब ने पूछ लिया है। अच्छा, तो उसमें काफ़ी कवर हो गया है। अब मैं बस इसमें ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि सर लेट्स से मैं एसीसी क्वालिफाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या ये ज़रूरी है कि मुझे यूके में कंपनी रजिस्टर करनी होगी टू गेट एजेंट आईडी? ये कंपलसरी है? और जैसे आपने कहा कंपनी चले रजिस्टर कर भी ली, वो ईजी है, 13 पाउंड इसकी फीस है, तो उसके बाद फिर फर्दर इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी कुछ कॉस्ट कितनी होगी, कितना ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा? अच्छा, देखिए जहाँ तक बात है ना, आप जो बात कर रहे हैं, अगर आप आराम से बैठ के यूके में कंपनी बना रहे हैं, देखिए कंपनी तो आप बना ली, वो तो मसला नहीं है अफसर साहब, ठीक है। अब सही। मसला ये है कि सिर्फ कंपनी बनाना नहीं, क्लाइंट्स भी पकड़ना है, ठीक है ना। और आप अगर फर्म बना रहे हैं ना, तो जरूर आप कहोगे कि जी मेरा ऑफिस है यहाँ पे, ये वो ना, जैसे कोई लोकेशन है लंदन की, ये वो ना, आपने वहाँ का एड्रेस डाले हुए, तो क्लाइंट अगर आपसे कहे जी मैं फिजिकली मीटिंग करना चाहता हूँ, या क्लाइंट आपके पास हर तरह के मिलते हैं, कोई फिजिकल डेटा प्रोवाइड करता है, कोई वर्चुअल डेटा प्रोवाइड करता है। आजकल तो खैर ज्यादातर ईमेल्स वगैरह चलती रहती हैं, लेकिन ऐसा क्लाइंट भी आपको ठकर जाता है कि भाईजान मैंने आपको फिजिकली मिलना है, ऑफिस आना है। हमारे पास अभी भी काफी क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि ऑफिस आके पेपर्स ड्रॉप करते हैं कि मेरे बिल्स है, ये सेल इनवॉइसेस है। ऐसे क्लाइंट्स अभी भी हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की सिनेरियो बात करें, फिर ज़ाहिर है आप यहाँ से बैठ के तो वो चीज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, एजेंट आईडी वगैरह ये चीज़ें तो आप फिर भी अपने लिए बना लोगे, वो मसला इतना नहीं होगा। और कॉस्ट इनकी नहीं होती, सिर्फ कंपनी बनाने की आपकी कॉस्ट है, बाकी ऐसा कोई कॉस्ट इसकी नहीं होती है, ठीक है। तो हाँ, वो बना लो। हाँ, अगर आप क्लाइंट ऑनलाइन पकड़ सकते हो, घेर सकते हो, मतलब फ्रीलांस वगैरह के थ्रू, देन आप अपनी एजेंट आईडी यूज़ करना चाहते हो, देन ऑब्वियसली दैट इज़ पॉसिबल फॉर यू। ठीक है सर, थैंक यू। जी, सलमान मलिक साहब। थैंक यू सर। जी सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने बेसिकली एक क्वेश्चन था कि अगर हम यूके के अंदर जो कंपनी है कोई, उसको एज अ मीडियम यूज करते हैं, बिकॉज काफी बिजनेसेस का होता है कि वो बिजनेस कर रहे होते हैं यूके में, यूएस में, और वो एक कंपनी जस्ट टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम पेनीयर, वाइज या एचसी वगैरह से, या जिस तरह भी और प्लेटफॉर्म से वो पेमेंट रिसीव करने के लिए कंपनी रजिस्टर करते हैं। पाकिस्तान में बहुत एक सिनेरियो आजकल चल रहा है। हुँ, हुँ। तो उसके लिए अगर वो मतलब यूएस में सपोज किसी प्लेटफॉर्म से उनको इनकम आ रही है और वो कंपनी यूके में खोली हुई है और उसमें इनकम आती है, और वो फिर पाकिस्तान में उसको रिपेट्रिएट करते हैं अमाउंट को, तो उसमें जो कंपनी जो फंड उसमें आ रहे हैं, उसकी उस कंपनी की क्या टैक्सेशन होगी? मतलब जस्ट आइडिया लेने के लिए, ऑब्वियसली वो तो कोर्स में डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन एक आइडिया देने के लिए कि इसकी टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होंगी उस बंदे के लिए एज अ नॉन रेजिडेंट ऑफ यूके। अच्छा सर, यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ आ जाते हैं, ठीक है? ठीक है। अगर आप अपनी कंपनी को डिक्लेयर करते हैं ना कि ये किसी ओवरसीज़ कंपनी की ब्रांच है, ठीक है। फिर तो आपको यूके में कोई टैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं हो। ठीक है। अगर तो आप कहते हो कि ये कोई ओवरसीज़ सब्सिडियरी, लेट्स से आप कह लेते हो कि मतलब यूएस की कोई कंपनी उसकी ओवरसीज़ सब्सिडियरी है, ठीक है? ठीक फिर है। आप चूँकि यूके की कंपनी हो, तो यूके में आप जो भी ट्रेड करोगे, आप सेल परचेज़ करोगे, आपको जो प्रॉफिट बनेगा दैट विल बी सब्जेक्ट टू योर कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है। और अगर तो अगर आप सॉरी, दोनों में आपका जो पॉइंट था कि अगर तो आपकी फॉरेन सब्सिडरी है, तब तो आप उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आपकी यूके बेस्ड है फिर लगेगा, ऐसे ही कहा आपने? देखिए, दोनों सिनेरियोज़ में कंपनी यूके में ही है, ठीक जी है? ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब देखिए, ब्रांच और सब्सिडियरी का आई बिलीव आपको डिफरेंस पता होगा कि ब्रांच क्या चीज़ है और सब्सिडियरी क्या चीज़ है। सब्सिडियरी जी जी। मतलब जैसे अगर आप कहते हैं कि यूके की एक डिफरेंट कंपनी है, ठीक है? हाँ जी। जिसकी 50 या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसी ओवरसीज़ कंपनी के साथ है। ऐसे ही ठीक है है। सर। जी अब जी। चूँकि वो एक कंपनी में एक एज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल एंटिटी रजिस्टर्ड है, एज़ अ कंपनी हम्म, रजिस्टर्ड है,
तो यूके में उसकी जितनी भी एक्टिविटी होगी, जितनी उसकी सेल्स होंगी, जितनी परचेजेस होंगी, देखिए जो ट्रांसफर्स है ना, दैट इज समथिंग एल्स। हम एक्चुअल ट्रेड की बात करें, उसकी जो एक्चुअल सेल्स होंगी, अब वो ट्रांसफर उसकी सेल है या नहीं, ये आपको बेहतर पता है, ठीक है। वो तो जस्ट ट्रांसफर हो रही है एक मीडियम के थ्रू, तो जाहिर जी। बात है अगर आपने कंपनी ओपन की, उसकी कोई ना कोई सेल्स भी होगी, उसके हाँ कोई जी। ना कोई एक्सपेंसेस भी होंगे, तो और जी सेल्स जी। एक्सपेंसेस लेस करोगे तो कोई प्रॉफिट की फिगर भी आपके पास आएगी। ठीक है, तो वो प्रॉफिट की सही फिगर अगर आपकी कम बनती है, ज्यादा बनती है, दैट डजंट मैटर, उस पे आपका कॉर्पोरेशन टैक्स अप्लाई होगा। सही सही। ठीक, थैंक यू। ठीक है, नो, ओके। जी अदील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, बड़ा माशाल्लाह जबरदस्त सेशन रहा आपका। तो क्वेश्चन सिर्फ ये था कि ये जो जज़ाकल्लाह, सेशन थैंक हमारे जितने भी होंगे, ये इनकी वीडियोस जो है हमें बाद में डाउनलोड हो जाएंगी, हमारे लिए बाद में अवेलेबल होंगी, ताकि अगर कोई मैं सेशन हम मिस भी यू। कर देते हैं तो मतलब बाद में मैं उसे देख सकूं। अदील साहब, पहले तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैं कर देता हूँ। जी बिल्कुल, हमारा अपना पोर्टल है जिसमें आपके लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया जाएगा, और उसमें जैसे आज ये लेक्चर अभी लेक्चर से हो गया, अब ये लेक्चर जो है ना आपको कल 10-11 बजे तक आपके पोर्टल पे अवेलेबल हो जाता है। तो लेट्स से बाय एनी चांस आप क्लास नहीं ले सके, जो कि आई सजेस्ट यार, मैं जब आपके लिए आया तो आप लोग भी आए, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास का अपना एक मजा होता है ना, तो एटलीस्ट जब बंदा क्वेश्चनिंग आंसर्स भी होते हैं तो मजा आता है। खैर एनी हाउ, लेक्चर मिस हो जाता है तो ऑब्वियसली आपके पास बैकअप में वो पोर्टल पे लेक्चर पड़ा होता है, तो आप अपने फ्री टाइम में उसको रिवाइज कर सकते हैं। और उसके अलावा बिसाइड दैट हमारा अपना जब डेमो सेशंस हमारे एंड हो जाते हैं, तो जितने भी हमारे एक्चुअल स्टूडेंट्स होते हैं एनरोल्ड हो जाते हैं, हमारा अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, क्लोज्ड ग्रुप होता है, तो उसमें आप कंटिन्यूअसली डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, मैं व्हाट्सएप में भी आपको इन रिस्पॉन्स करूंगा। अब बेहतर मेरी कोशिश ये होती है कि यार आप लोग को मैं कहता हूँ कि भाई जो क्वेश्चंस हैं, मैं क्लास के स्टार्ट में भी आपको टाइम देता हूँ, क्लास के एंड में भी क्वेश्चन आंसर्स के लिए टाइम देता हूँ, बीच में भी किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो जाता है तो बिल्कुल वो भी अवेलेबल और क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं। तो उस चीज़ की आप टेंशन ना लें कि कोई चीज़ आपको समझ ना आए और आप वो क्वेश्चन पूछना चाहें, तो वो आंसर आपको लाजमी मिलेगा जब तक आपको तसल्ली नहीं होगी। इंशाल्लाह हम क्लास को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। हाँ, और हाँ जी बिल्कुल, लेक्चर्स आपके लिए पोर्टल पे अवेलेबल होंगे और आप उसको एनी टाइम एक्सेस कर सकेंगे। क्लियर है दिल साहब? जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। साथ साहब आपने कोई क्वेश्चन पूछ? सॉरी सर, बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। सर, इज इट पॉसिबल कि थर्सडे की जगह अगर आप कोई और डे रख लें सूटेबल, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो? यार सच पूछे आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी 9 बजे ऑफिस मेरा एंड होता है और मैं आधे घंटे में क्लास के लिए पहुंचता हूँ, हम्म। तो थोड़ी-सी ये इश्यू होता है। तो स्लॉट जो एक्चुअली सिर्फ़ ये नहीं यार, हमारे पास ज़ूम के जितने भी वो है ना, स्लॉट्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि हमारे पास ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो मल्टीपल क्लासेस ले रहे होते हैं ना, तो ये हम्म। स्केड्यूल जो हमारा बनता है ना, बड़ा मुश्किल से बनता है। और मैंने चलें। स्पेशली ये रात के इसलिए कराया होता है कि एक तो मेरे लिए भी ईज़ी होता है, और सेकंडली जितने स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो भी नॉर्मली अक्सर फ्री होते हैं, रात को अक्सर लोग फ्री ही होते हैं, तो आधा घंटा, डेढ़ घंटा कोई इतना इश्यू नहीं होता है। तो 2 दिन होती है यार, कोई इतना ज़्यादा 5 दिन तो नहीं होते, 2 दिन ही होती है, तो थोड़ा-सा एफर्ट तो करनी पड़ती है यार। चलें। चलें, नहीं कोई नहीं मसला। ऐसा तो बस ये था कि थर्सडे को असल में हमारी ना ऑफिस का कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हम लेट फ्री होते हैं। चलें, हम कर लेंगे मैनेज इंशाल्लाह। तो ये आप लोग के पास बैकअप में लेक्चर्स पड़े होंगे यार, व्हाट्सएप नंबर मेरा आप लोग के पास होगा, ग्रुप में होगा। पूछे जिस दिन क्लास में आए, क्लास में पूछ ले यार, हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे यार, क्यों टेंशन इस चीज़ों पे ना वो ठीक करें। हो गया सर, ये थैंक यू ये सो छोटी मच। बात है, ठीक है? ठीक हो गया सर। नो वरीज़। ओके सर, थैंक यू। जी हुसैन साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी सर, बस ये एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है, उसी एजेंट के हवाले से मैं पूछना चाह रहा था। लेट्स से जो मार्केट में बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग के और अकाउंट्स वगैरह के, तो क्या उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके भी हम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल कर सकते हैं? और उसके लिए क्या फिर अगेन एचएमआरसी एजेंट आईडी ज़रूरी है, या वो सॉफ्टवेयर खुद हमें प्रोवाइड कर देते हैं, एजेंट आईडी ये कवर कर देते हैं हमें? अच्छा सर, सॉफ्टवेयर जितने भी हैं ना, बेशक वो फ्री के हो, पेड हो, जो भी हो ना, टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए आपको एजेंट आईडी चाहिए होगी या क्लाइंट की पर्सनल आईडी चाहिए होगी। ओके।
अब लॉजिकल सी बात है, आप मेरी टैक्स रिटर्न जमा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में ही कर रहे हैं। अब अगर आपके पास मेरे एफबीआर के या आईआरएस के जो लॉगिन पासवर्ड ना हो, तो कैसे सबमिट करेंगे आप? सही, नहीं कर सकते। इज देयर एनी वे कि एफबीआर को पता लगे कि ये टैक्स रिटर्न जो है वो मोहम्मद वकास साहब की? जाहिर बात है, या आपकी आईडी होगी और मैं आपका, आप मेरे एजेंट होगे। हाँ जी, आई एम सॉरी तो मीटिंग आई डोंट नो क्यों क्लोज हो गई थी। जी फरोज साहब, प्लीज आप अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें। अच्छा सर, माजरत, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है और नहीं नहीं, आप कोई भी मसला नहीं, थके मैं हुए होंगे आप लोगों के जी लिए जी। बैठा हूँ। देखिए इस चीज की आप लोग ने टेंशन नहीं लेनी है। जब तक, देखो ये मेरी मॉरल एंड एथिकल एंड मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जब तक आप लोग के आंसर्स नहीं होंगे, मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूंगा। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज होगी जो मुझे लगता है कि क्लास में डिस्कस करने से बाकी का टाइम जाया हो, तो फिर नॉर्मली मैं कहता कि मैं व्हाट्सएप पे कल आपसे इस चीज पे बात कर लूंगा फोन पे। तो आपकी क्वेरी रिजॉल्व होगी, उस चीज की आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। जी फरोज साहब प्लीज। अच्छा अच्छा सर, सवाल मेरा ये था कि अभी जब आपने इंट्रो में बताया कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ आपका कॉर्पोरेट टैक्सेशन है, ये यूएस, यूके, यूएई और कनाडा, इसकी टैक्सेशन के हवाले से जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। जी तो यूएई तो बिल्कुल एक न्यूली एक एग्जैक्टली। जी जी, एक न्यूली एरिया है, तो उसके अंदर तो अभी खैर पॉलिश होना और काम आना बहुत अ, वक्त लगेगा, बट आई लेकिन थिंक दैट आप दैट्स द राइट टाइम टू एंटर अ न्यू मार्केट। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन सर एक चीज़ ये बताइए कि ये जो यूएस है, यूके है, और यूएई को भी हम साइड लाइन कर देते हैं, और कनाडा है, इनमें जो जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है, तो आप जब फ्रीलांस साइट पे देखते हैं, तो आप ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस या क्लाइंट्स आपको मिलते हैं, वो किस कंट्री का काम ज़्यादा आ रहा होता है इन हवालों से? अच्छा, मैं इस पे आपको अपना फीडबैक ऐसे दे सकता हूँ, क्योंकि देखिए मैं मार्केट सर्च करता ही यूके की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि एक चीज मुझे आती ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में सर्च क्यों करूँ? ठीक है। मैं यूएस और यूएई इस साइड पे इतना सर्च भी नहीं करता हूँ। मेरे पास पीपल पर आर की अपनी मेरी आईडी है, जो कि इंटायरली यूके के लिए। अगर मैं फाइवर, अपवर्क, इन चीजों पे देखता हूँ, तो मैं, मेरे टारगेट मार्केट यूके ही होती है। हाँ, यूएस के आपके पास काफी आते हैं, यूएई के भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं अब देखो, ये इस चीज का मैं आपको आंसर शायद सही तरीके से ना कर सकूं कि भाई मार्केट में किस चीज का ज्यादा स्कोप है। अब मेरे लिए तो मार्केट यूके की है, क्योंकि वो काम मैं छोटी है बड़ी उसका मुझे पता है, क्योंकि मैं उसमें खेल रहा होता हूँ। अब बाकी यूएस, यूएई, इन पे मैं शायद आपको अनफेयर कमेंट कर पाऊँ, क्योंकि मैं उससे इंटैक्ट नहीं है एक्चुअली। जी जी, थैंक यू सर। एक चीज़ सर बताइएगा कि जब आप तो माशाल्लाह से इतना थॉरली तमाम एरियाज कवर करते हैं, तो क्या एंड में डेफिनेटली असल चीज़ तो ये है कि बिजनेस क्लाइंट, तो जब हम सीख लेते हैं, हमारे पास एक सर्टिफिकेट भी होता है, और जी। दूसरी क्लास में भी हमें पता चलता है कि कुछ हम्म। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज़िंदगी में बड़े सक्सेसफुल हुए, और उन्होंने सीखने के दौरान में ही जो है वो क्लाइंट भी ले लिए, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सर्टिफिकेट्स लेने हम्म। के बाद, सीखने के बाद भी जो है वो मार्केट में फारिग घूम रहे हैं। तो क्या इसमें इंस्टीट्यूट्स या आप लोग भी जी। कोई इस तरह की इंटर्नशिप या कोई ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि यार शुरू में आप अगर चाहें तो प्रैक्टिकली हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और इसका ये रेट है, उसके बाद आप आज़ाद हैं, आप चाहें तो अपना बिजनेस करें, जिस तरह चाहें अपनी लाइफ को कंटिन्यू। देखिए, इसमें मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट क्लियर कट जवाब दूंगा। देखें, जहाँ तक इंस्टीट्यूट की बात है, तो वो तो ऑब्वियसली दे आर जस्ट ऑफरिंग यू दिस कोर्स। आपको यहाँ पे सेटिस्फाई करना है कि भाई जो चीजें हैं, ये हम आपको, जब सेटिस्फाई होंगे आप यहाँ से नहीं जा सकते। हाँ, हम कोशिश ये जरूर कर सकते हैं आपके लिए, मैं आपको अपनी कैपेसिटी में, मैं आपको guide जरूर कर सकता हूँ, आपको तरीके बता सकता हूँ कि आप कहाँ से कैसे कैसे चीज कर सकते हैं। जहाँ होती जॉब नहीं कर सकते, बिकॉज एट द एंड इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें दैट डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल एंड योर प्रेजेंटेशन, नॉट डिपेंडिंग ऑन माय रेफरेंस। तो मैं आपको जाहिर बात तरीके, अपॉर्चुनिटीज जी जजाकल्लाह, क्लियर। बता सकता हूँ, बट उस चीज को जॉब लगवाना या, एंड यू गाइस एज वेल इन दिस सेशन, उम्मीद है आप लोगों के क्यूरीज क्लियर हुई होंगी।
आई एम एक्सपेक्टिंग आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मेरी मुलाकात ज़रूर होगी। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग के पास एडमिन की सर्विस अवेलेबल है, आप उनसे पूछ सकते हैं। एंड हमारे पास बिनिश का रेज हैंड है। जी बिनिश, प्लीज आप पूछ सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी वालेकुम मैं सलाम। सेशन जो है ऑन ऑफ अटेंड किया बिकॉज आई वाज ऑन वर्क और मैं अभी यूके में ही हूँ। जी तो जी। हाँ मैं हाँ, ये ओके। कोर्स में एडमिशन लेना चाह रही हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पूरा कंप्लीटली सेशन ले नहीं सकी ड्यू टू माय रूटीन टुडे। तो हम्म। मुझे मेरा क्वेश्चन यही है कि मैंने डिटेल्स मुझे चाहिए कि जो ये कोर्सेज हैं आपका जो है वो कंटेंट्स वगैरह उसके क्या हैं, और फर्दर डिटेल्स जो हैं वो मैं आपसे अगर आपसे या मतलब पर्सनली अगर मुझे कोई ईमेल वगैरह के थ्रू आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी तो सेशन इतना लंबा चल चुका है तो आप ऑब्वियसली सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं तो नो वरीज, कोई मसला नहीं। एक्चुअली आज की क्लास बाकायदा रिकॉर्ड हुई है एंड जी जी ये आप लोग के साथ ग्रुप में शेयर की जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल उस पर भी अपलोड होती है, लेकिन आपके साथ हम ग्रुप में ये शेयर करेंगे, जो हमारा ग्रुप है जिसमें आप सारे ऐड सर हैं। ग्रुप में सॉरी ग्रुप मैं ग्रुप में नहीं हूँ, लाइक किस तरह से ज्वाइन कर सकती हूँ, कौन से ग्रुप में मैं रिसीव करूंगी ये रिकॉर्डिंग? मिस मैं अ, आपको जो है नंबर इनबॉक्स कर रहा हूँ। सॉरी सर वकास, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी मैं जी यहीं प्लीज। पे जूम जी के जो जी इनबॉक्स में मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, थैंक फिर यू। आपको ये क्लास और इसकी पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ओके, ओके थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके एंड बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं आप लोग की तरफ से। आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू बी देयर इन द क्लास एंड इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात नेक्स्ट वीक होगी। एंड आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस एंड जो जितने क्वेश्चंस करेगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जाहिर बात है आई लाइक टू बी चैलेंज्ड। आपके क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं बहुत आलिम फाजिल बंदा हूँ, लेकिन देर ऐसा टाइम आ जाता है, कोई एक आध सिनेरियो ऐसा होता है जो कि शायद मेरे भी माइंड में ना उस वक्त, तो मजा आ जाता है चीजें, हम उसी वक्त बैठ के उसको सर्च करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये चीज कैसे हो सकती है, ये वो। तो क्वेश्चंस अपने पास रखें, सिनेरियोज बनाएं, डिस्कस करें, तो आप लोग का भी फायदा होगा, सबका फायदा होगा, बाकी स्टूडेंट्स का भी होगा। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा। एंड बिनिश काइंडली आपको आमिर साहब ने ग्रुप में मैसेज भेजे, आपको नंबर बार मिल गया? जी सर, मुझे नंबर मिल गया, मैं बस उस पर टेक्स्ट करती हूँ तो इंशाल्लाह ग्रुप ज्वाइन ये कर हमारे आमिर साहब हैं, ये मेरे एडमिन में होते हैं एंड इंशाल्लाह ही विल असिस्ट यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है जी। जी। और सर मैं ऑनलाइन ही ज्वाइन कर पाऊंगी तो यहाँ का टाइम का थोड़ा डिफरेंस है 5 आवर्स का, तो उसमें ये कि आपका एक ही सेशन ऑनलाइन चल रहा होगा या फिर मोर देन वन सेशंस अवेलेबल? हमारी वेडनेसडे एंड थर्सडे क्लास होगी पाकिस्तानी टाइम के ओके मुताबिक 9:30, जो कि आई अच्छा। बिलीव आपकी तरफ अभी बज रहे होंगे 4:30 से आपका टाइम स्टार्ट होगा, 5 आवर्स का डिफरेंस है सर्दी में। थर्सडे को थर्सडे को मेरी वैसे यहाँ पर क्लासेस हैं, लेकिन ये ऑनलाइन है तो मैं फिर ये कि आप लोग के मोस्टली पास रिकॉर्डिंग्स जूम, के थ्रू। जी आप लोग के जी पास जी पोर्टल की एक्सेस होगी एंड आप उससे वो रिकॉर्डिंग ले जी जी सकते जी जी हैं। एंड ठीक ऑब्वियसली है। आप हमारा अपना अब एक क्लोज ग्रुप हो गया, देन आपका कोई क्वेश्चन हो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जरूर उसका रिस्पॉन्ड मिलेगा। ठीक है, जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो चलो, मच। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। ओके सर, आप लोगों से नेक्स्ट वीक थैंक मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर। 8057 002